आगे सारे ऑनलाइन आड़े, ये नहीं आएंगे भाई सारे तो। 31, बाकी 35 कब आएंगे अब? चलो, भगवान भला करे इनका। चलिए। आ वाह, आज तो भीड़ काफ़ी है भाई, पीछे वाले हटा लेना कल से। ठीक है, और आराम से बैठ जाना। चलिए, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, लास्ट क्लास में हमने आपका क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम और उसके अंडर में जो आपका सिस्टम की जितनी भी आपकी क्लासेस थी उनको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा सभी को। जो क्लास में थे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो नहीं थे उनको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट पोर्शन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी बात है। जो आपका डिफरेंट क्रॉप्स हैं, अब वैसे तो क्या होता है कि हर क्रॉप को जब स्टडी किया जाता है तो उन क्रॉप के अंदर कंप्लीट डिटेल को हम स्टडी करते ही करते हैं। लेकिन क्या होता है जब कंप्लीट क्रॉप को डिटेल में स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो हम क्या होता है कुछ बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिनको हम भूल जाते हैं स्टडी करते टाइम। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका डिफरेंट टर्म्स को हम हर एक क्रॉप के साथ स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है कि वो एक कहीं ना कहीं वीक पॉइंट होता है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा आपका एग्जाम जब आता है तो हमारे एग्जाम में क्रॉप से क्वेश्चन ही होता है, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो कभी सुनी नहीं होती। समझ में आया मैंने क्या बोला? कई बार एग्जाम में आप लोगों का, मैं जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी का वर्ड अगर हम देखेंगे यहाँ पर यूज करके देखेंगे, जिनको आपका डेफिनेटली आप लोगों ने या तो सुना होगा और या नहीं भी सुना होगा, या फिर सुना होगा तो उनके बारे में कंफर्म आपको कुछ पता नहीं होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें टर्म सुनी होती है या तो हमें आती ही नहीं होती, या टर्म्स के बारे में अगर सुन लिया है, अगर आती है तो उसके अंदर आधी अधूरी नॉलेज है, और एग्जाम के टाइम पर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसको हम अच्छे तरीके से नहीं बता पाते। तो ये कुछ चीजें होती है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इन टर्म्स को हम पहले आपका कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं इस क्लास को या इन दो क्लासेस को नाम देता हूं आपका टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जिसके अंदर हम आपका टर्मिनोलॉजी के कंप्लीट, क्योंकि आपका एक हो गया क्रॉप का क्लासिफिकेशन, एक हो गया क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न ये चीजें, और तीसरा आपका आ जाता है यहाँ पर क्रॉप के अंदर टर्मिनोलॉजी पोर्शन। तीन चीजें आपकी होती हैं, समझ में आ गया? इन तीनों चीजों को अगर हम समझ लेते हैं तो आपका इतना बता सकता हूं कि हमारे 20 से 30% क्वेश्चन, केवल क्लासेस कितनी है? दो, और एक तीन, और एक दो, पांच, पांच क्लासेस के अंदर हमारे 20% जो आपके आउट ऑफ 120 क्वेश्चन जो है वो सोल्व आउट आप आराम से कर सकते हो। कितने? आउट ऑफ 120 क्वेश्चन आराम से सोल्व आउट कर सकते हो, केवल कितनी क्लासेस से? पांच क्लासेस से। पांच क्लास ही आपको लगानी है, और पांच क्लासेस की वजह से आपके 20 क्वेश्चन अगर आप आंसर कर पाते हो तो ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, आपकी अच्छी खासी बड़ी बात है, और आपके एग्जाम के अंदर ये आंसर आप आराम से कर पाओगे। लेकिन फिर वही बात है कि आपको रेगुलर उसको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको भी कम से कम 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा। सही सी बताना, जो आपकी पीछे दो क्लास हुई है उनको किन किन लोगों ने जाके अच्छे से स्टडी किया हुआ था? एक बार हाथ खड़े प्लीज। ये टाइम वेस्ट नहीं है डियर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, आपके लिए है। सही सी बताना किसने स्टडी किया था जाने के बाद, ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। एक, तीन, चार ऑनलाइन में, पांच,
चलो 2 और आ गए, 7। ऑफलाइन में भाई हाथ खड़े करना थोड़ा सा ढंग से, ऐसे 1 2 3 4 5 और 5 10 और 1 11, खुद देख लो। सिलेक्शन भी तो यही हालात होते हैं, आउट ऑफ 100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सिलेक्शन 2 का होता है। बुरा मत मानना, ये नहीं कि दिल पे ले जाओ, लेकिन रियलिटी आपके सामने है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बात में, लेकिन आप लोग समझते हैं इस बात को आराम से, है ना। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टडी करना स्टार्ट कर दो, जो पढ़ाया है उसको एक बार देखना जरूर स्टार्ट करो। चलो आज तक हुआ नहीं किया, हो गया कल्याण, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। यार एक तो एप्लीकेशंस में सभी को दिक्कत आज तक आती है क्या? अभी एप्लीकेशन चलाने में दिक्कत आ रही है क्या सभी लोगों को? प्लीज लेट मी नो, क्या दिक्कत आ रही है आपको? है क्या? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आई थिंक सो मैं स्पॉटलाइट करना भूल गया हूँ आज, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ मेरे भाई, अब बताना एक बार क्या समस्या हो रही है। अभी सही है? यही दिक्कत थी क्या? चलो अभी दिक्कत सही होगी तो ही चुप। चलिए, तो आपका, हम ये बोल रहा था कि एप्लीकेशन में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना चलाने में? क्या नहीं हो रही? अच्छा अब नहीं हो रही, चलो शुक्र है। यही है कि आई थिंक सो 2-3 बच्चों को अभी दिक्कत हो रही थी, मैसेज उनके आए थे, तो वो लिंक ही ओपन नहीं कर पा रहे थे। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली क्लास के बाद आप डिस्टर्ब किया करो यार, क्योंकि आपको ही पता है अगर आपको ऐसी दिक्कतें हैं तो क्लास के बाद या क्लास से पहले आप मौके पे आके 6:30 बजे अगर कॉल करोगे, आपकी क्लास चल रही है, डिस्टर्ब होने वाले कौन हो? आप हो। एक बात बताना, सिंपल सी बात है, अगर बाई चांस आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, और ये बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, तो क्या आप फोन करोगे? इनको डिस्टरबेंस नहीं होगी? और सेम वही बात है, अगर इनको दिक्कत आ रही है, ये फोन कर रहे हैं, तो आपको भी डिस्टरबेंस होगी, सिंपल सी बात है। और अगर इनको दिक्कत आ रही है तो आपको डिस्टरबेंस होगी। तो पहले या तो देखो क्लास से या क्लास के बाद में, एक टाइम पर आपका फोन करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, चाहे आप कुछ मर्जी करते रहना। चलो 1-2 इनिशियल स्टेज हैं, मैं मानता हूँ दिक्कतें हो जाती है, बट डेफिनेटली प्लीज सोल्व आउट दीज और प्रॉब्लम्स बिफोर और आफ्टर द क्लास। चलिए, तो आपका स्टडी क्या कर रहे थे, हम क्या बता रहे थे कि आपकी क्रॉप के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। चलिए, अब इन टर्मिनोलॉजीज के अंदर हम केवल टर्मिनोलॉजी पोर्शन को स्टडी नहीं करते हैं, यहाँ इन क्रॉप से रिलेटेड अगर कोई और भी पार्ट आपका स्टडी करने वाला होता है और जो एग्जाम इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उनको भी मैं कवर यहाँ पर आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका आने वाले एग्जाम के अंदर कम से कम आपको ये ना लगे कि ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। टॉपिक आपको सारे के सारे ये जरूर लगना चाहिए कि हमने पढ़ा था, अब हमारी गलती है कि हमने इसको रिवाइज नहीं किया, ठीक है, इतना ही लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि आउट ऑफ 100 आपका 80% सिलेबस वही होगा जो आप लोग पढ़कर जाओगे। 20% में से 10% ऐसा होगा जो आधा आ रहा होगा और आधा नहीं आ रहा होगा, मतलब आपने सुना होगा यार, लगता है पढ़ा भी हुआ है, लगता नहीं भी पढ़ा हुआ। और 5 से 10% ऐसा सिलेबस होता है जो किसी को भी नहीं करवाया जाता। वो या तो स्टैटिक पोर्शन होता है या ऐसा पोर्शन होता है जो कई बार अननोइंगली, मतलब लगता है कि शायद नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछ लिया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात है? तो इन चीजों को मैं क्या, कोई भी कवर नहीं करवाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, बाकी ये है कि आपका 90% जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी कवर हो जाएगी। अब 90% कवर हो जाए तो 10% तो खुद पे भी बिलीव करना चाहिए ना। चलिए वापस आते हैं हमारी बात के ऊपर। तो टर्मिनोलॉजी पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने पढ़ना क्या है, यानी कि जैसे टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में बात की राइस की, क्रॉप एक इंपॉर्टेंट है, चलो राइस और वीट दोनों को उठा लेता हूँ, ठीक है। क्रॉप कौन सी उठाई मैंने? राइस और वीट। आप दोनों क्रॉप के बारे में वो चीजें बताइए जो आप लोग जानते हो,
ठीक है, आप लोग बोलोगे सर इनके सबसे पहले तो हम साइंटिफिक नेम को जानते हैं, जानते हो नहीं जानते हो? अच्छा बताइए फिर साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा? अराइजा स्टाइवा। अगर मैं यहाँ पर ओराइजा स्पीसीज लिख दूं तो क्या गलत हो जाऊंगा? नो, क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि इसकी एक स्पीसीज नहीं है, इसकी काफी स्पीसीज हैं। इनकी स्पीसीज अगर मैं बात करने लग जाऊं तो केवल स्पीसीज का नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले इंडिका, ये कहाँ ग्रो करवाई जाती है? इंडिया में। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ग्लैब्रिमा, ठीक है, ये कहाँ ग्रो करवाई जाती है, मतलब मेनली इसका ओरिजिन कहाँ से है? अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो आपका क्या आ जाएगा? जैपोनिका। ठीक है, ये आपकी कहाँ ग्रो करवाई, मतलब कहाँ से मेनली है? जापान से। और उसके बाद आपका आ जाएगा जेवेनिका, ये कहाँ है आपकी? इंडोनेशिया। कहाँ से ओरिजिनेटेड है? इंडोनेशिया। ये वो है जो कि आपकी कहीं ना कहीं वाइल्ड स्पीसीज की फॉर्म में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, बाकी ये है जिनको रेगुलरली आपका ग्रो करवाया ही जाता है। इनको कहीं जैसे जापान में मोस्टली जो चलती है वो जापानिका है। ठीक है, ये जो जापानिका होता है ये मेनली टेम्परेट आपकी रीजन में ग्रो करवाई जाती है। किस रीजन में? टेम्परेट में। अब आपका क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंटली क्या है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है डियर कि आपके एग्जाम में आने वाला मेजर पॉइंट यहां से ये है कि जैपोनिका मतलब जापान, जापान मतलब टेम्परेट, है ना। तो वहां पर इस क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है, तो क्लाइमेट इसके लिए क्या हो जाएगा? जैसे ही अगर बाई चांस ओराइजा के लिए आपका या ओराइजा स्टाइवा के लिए, राइस के लिए आपका टेम्परेचर पूछ लिया गया, ठीक है, आप लोग आंखें बंद करके आंसर लगा दोगे कि सर इसका जो, क्योंकि खरीफ क्रॉप है तो खरीफ क्रॉप है तो टेम्परेचर हो गया आपका, ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोगों को पढ़ाया गया था सर कि 25 से 30 के बीच में होता है, तो 30 के करीब मान लो सर, 28 से 32 के करीब हम इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर लगा लेंगे। लेकिन जैसे ही आपको बोल दिया गया कि ओराइजा जैपोनिका के लिए आपका यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, अब आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचना, जैपोनिका जैसे ही आप देखोगे तो तुरंत आपको टेम्परेट याद आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हमारी गलती क्या होती है, हमने राइस को देखा और जो आपका ओरिजिनल टेम्परेचर हम लोगों ने याद किया हुआ था रेगुलर वे के अंदर, हम उसी को लगा के आंसर करके चले आते हैं। लेकिन देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको इतना बता दिया कि ये टेम्परेट ग्रुप है, तो अब आप लोगों का एक हक बनता था कि जब आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा गया, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, अब जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो उस समय आपका इतना सा हक बनता था कि जस्ट एक बार जैपोनिका माइंड में आते ही आपको लगना चाहिए था यार ये तो हमारी जब बात की थी तो हमने पढ़ा था इसको टेम्परेट के अंडर में। अगर हमने इसको 25 से 32 के करीब या फिर जो 25 से 30 के करीब अगर टेम्परेचर लगा दिया तो फिर टेम्परेट कैसा हुआ? टेम्परेट के अंदर तो जो क्लाइमेट रहता है वो 20 से 25 के करीब जाता है, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर किसके नियर अबाउट जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 20 के करीब जाएगा। तो आंसर वहां पर वो होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप लोग वहां पर 30 के करीब करोगे आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये आपका फंडा होता है जो एग्जाम के अंदर आप लोग बोलते हो कि सर एग्जाम से बाहर से आ गया, क्या ये क्वेश्चन कभी बाहर से होगा? अगर आ जाए तो नहीं, ये बाहर से नहीं था, क्वेश्चन वहीं से था, लेकिन दिक्कत क्या थी, हमने वो अपना 1% माइंड जो छोटा सा लगाना चाहिए था कि क्या पूछा है वो नहीं सोचा, जस्ट राइस को देखा और आंसर वहां पर टिक कर दिया, और एग्जाम के बाहर आकर ओ तेरी, है ना, पढ़ाया तो उस दिन था टेम्परेट, फिर आके मतलब वही बात है, अब अपने आप को दिलासा देना है, घर वालों को थोड़ा सा दिलासा देना है, बाहर से आ गया पेपर, कोचिंग वालों ने तो कुछ करवाया ही नहीं था उसमें से, है कोचिंग वाले क्या करवाएंगे भाई, बताओ आप। तो ये है फंडा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है तो एक चीज को लेके नहीं, आपकी हर चीज को आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आपका जो एग्जाम्पशंस होते हैं उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जितने एक्सेप्शन आपको पता होगा उतना ही डेफिनेटली आप आंसर करने के लायक वहां पर होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से चलो, अभी तो ये स्पीसीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसी प्रकार से आपके वीट के अंदर अब ट्रिटिकम, आपने एस्टिवम के बारे में सुना हुआ है, बहुत सारा सुना हुआ है, लेकिन ट्रिटिकम ड्यूरम भी तो होती है ना, जिसको आप अगर हम बात करें, चलो हरियाणा और पंजाब से आप बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आप इसके बारे में काफी जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि अभी पिछले 2-3 साल से जब ऑर्गेनिक का ट्रेंड आया था ना, तब से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इसका काफी ट्रेंड बन चुका है, लोग ड्यूरम वीट को जानने लग गए हैं। ड्यूरम वीट को नॉर्मली आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ड्रमीकूल, मैक्रोनी वीट। अच्छा, आपके गांव वाले मैक्रोनी वीट के नाम से जानते हैं इसको?
अरे दुरम आपका अगर सुना होगा, गांव वाले जो है इसको दुरम के नाम से जानते हैं, ड्यूरम, DURUM, है ना, ड्यूरम है। लेकिन आपके गांव वाले जो देसी लैंग्वेज में बोलते हैं दुरम। ठीक है, कुछ एक बार आधा और भी नाम लेते हैं, मतलब ये दो तीन नाम से जाना जाता है लोकल के अंदर। ठीक है, तो ड्यूरम से दुरम आपका बन गया, क्योंकि अब वो ड्यूरम ड्यूरम थोड़ा ना बोलेंगे, उनको अंग्रेजी इतने बेचारे कहाँ आती है, आधी तो अपने को नहीं आती है, तो उनको तो कहाँ से आती होगी, तो वो दुरम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो वही है आपका, ये जो ड्यूरम, जो दुरम बोलते हैं वो वही है। आपको पता होना चाहिए ट्रिटिकम एस्टिवम के बाद जो मैक्सिमम स्पीसीज जो ग्रो करवाई जाती है वो ट्रिटिकम में ड्यूरम है। ठीक है, इसका अभी प्रेजेंट टाइम आई थिंक सो 2.5% समथिंग एरिया इसी का है। ठीक है, तो आपका यानी कि ये स्पीसीज लगातार कंटिन्यू, और खासकर याद रखना ऑर्गेनिक जो लोग ग्रो करवाते हैं ज्यादातर इसी को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड है वो इस स्पीसीज का है वीट के अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये रहा आपका। अब यहाँ पर ये एक्सेप्शनल आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में जैसे इन वेराइटीज के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, या फिर कौन सी स्पीसीज सूटेबल है आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए वीट के अंदर, तो नाम क्या दे दोगे? ड्यूरम। अब आपका ऐसा क्यों है कि इसी को आपका बेटर ग्रो करवाया जाता है? रीजन क्या है कि आपका एस्टियम को क्यों नहीं ग्रो करवाया जा रहा? कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा? देखो, कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है जो आप आंसर ना कर सको। इसके अंदर क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होता है, ये आपकी शूटेबल ज्यादा है विदाउट केमिकल्स और विदाउट जो है फर्टिलाइजर। ठीक है, वो आपकी वो स्पीसीज है जो फर्टिलाइजर को ज्यादा रिस्पॉन्स करती है। ये स्पीसीज वो हैं जो फर्टिलाइजर के बिना भी, आप फार्म यार्ड मेन्योर दोगे, बायो फर्टिलाइजर दोगे, उनके बिहाफ पर भी ये प्रोडक्शन अच्छा खासा देगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये वो चीजें होती है जो कभी भी हम एएफओ के लेवल पर कभी नहीं पढ़ते हैं इनको। अब समझ में आया? जो लोग केवल एएफओ की स्टडी प्रिपरेशन करते हैं या आपके बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक के सोच रही है, सोच लेते हैं कि चीज पढ़नी तो वही है, इसके अंदर क्या नया है, तो इसके अंदर ये चीजें अब नहीं आ जाती हैं। अब हमें स्पीसीज के ऊपर भी जाना पड़ेगा, उनके अंदर भी क्या दिया हुआ है वो भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब जब भी आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना कभी भी, तो इतना एनालाइज करके जरूर पढ़ें इन चीजों को, जिससे क्या होगा, आपका जो एडीओ या फिर जो आपका एईओ, एक्सटेंशन ऑफिसर, कंजर्वेशन ऑफिसर, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, तो इनके अंदर डिटेलिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि नॉर्मली आपका ऊपर ऊपर से हुआ और चल गया काम, उससे नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो ये है रीजन आपका। ठीक है, तो अब जब भी स्टडी कर रहे हो तो इनको यहां से थोड़ा सा अभी तो हमने वीट को स्टार्ट नहीं किया, राइस को स्टार्ट नहीं किया, जस्ट मैंने आपको बताना स्टार्ट किया है, बेसिक चीज बताई है। तो इनके अंदर जब क्रॉप को पढ़ेंगे ना, तो डिटेलिंग के अंदर स्टार्ट करते हुए और एंड तक कितना एरिया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कौन सा है, या फिर किस किस रीजन में मेनली इसको ग्रो करवाया जाता है, कितना एरिया वहां पर है, कौन से रीजन के अंदर कौन सा स्टेट आता है, वो चीजें भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि वहां से क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि भाई नॉर्थ प्लेन रीजन के अंदर आपका किस में या फिर कहां पर कितने एरिया में इस क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है, कौन सी स्पीसीज को ग्रो करवाया जा रहा है। फर्दर क्या आ जाता है आपकी, जैसे मेज है, मेज की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, सुनी होगी आपने, जिया मेज, इंडोरेटा होता है, जिया मेज सेकेरेटा होता है। उसके बाद आपकी स्पीसीज की बात करें तो जियामेज सैकराटा, जियामेज इंडोरेटा, जियामेज इंडेटा, है ना, तो ये आपकी क्या है, टोटल 6 स्पीसीज होती हैं जो मेजर स्पीसीज हैं, जिनको आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका जैसे बेबी कॉर्न है ना, वो भी, अब बेबी कॉर्न क्या है तो जियामेज ही है, लेकिन उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या फंडा है आपका, मतलब स्मॉल टाइम में ही उसको, जो उसका कोब होता है उसी टाइम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको रो आपका एडिबल किया, रो एडिबल है वो, यानी कि कच्ची ही उसको खाई जा सकती है। ठीक है, लोग बोलोगे सर हम तो मेज को भी कच्ची खा ही लेते हैं, आपका क्या पता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा मीठा होता है, स्वीट होता है। दूसरा, उसका जो एज ए टेबल पर्पज हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो ट्रेंड आपका याद होगा बेबी कॉर्न का 2015-16 में काफी चला था, पीएयू ने काफी वेराइटीज को लॉन्च किया था वीएल के नाम से, है ना, डेफिनेटली हम उनको भी पढ़ेंगे। अब ये फंडा होता है, लेकिन ये चीजें कभी एएफओ वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, उनमें इन चीजों को डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते हैं। अब समझ में आ गई कहानी इसकी अलग क्यों है, बताओ भाई।
ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर, पहले मैं आपको पहले दिन भी बताया था, लेकिन बार बार आपको इनकी चीजों के रिलेटेड बता रहा हूं कि आपको एग्जाम के अंदर इन चीजों को देखना पड़ेगा। जब आप स्टडी खुद कर रहे हो तब भी कम से कम एक बार ये भरोसा मत रखो कि केवल सर हैं पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली पढ़ा दिया जाएगा, हमने पढ़ा नहीं पढ़ा लेकिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, टेस्ट दिया था सब लोगों ने? कितने नंबर हैं? डोंट वरी, अरे एक बार रुक जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं नहीं जाना हमने, चुप रहे। अच्छा, आपने टेस्ट दिया है 32, हाईएस्ट 32 मार्क्स हैं, एवरेज स्कोर आपका है 23। नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 40। ले वाह, कुछ लोग 5 मिनट में पेपर दे के 40 क्वेश्चन को, तुम कहाँ जा रहे हो सही से बताना। 5 मिनट का मतलब पता है, 1 मिनट के अंदर 8 क्वेश्चन करना है। 1 मिनट में 8 क्वेश्चन पढ़ के दिखा दो, करना तो बाद की बात है, क्वेश्चन के समझ के दिखा दो, करना तो बाद की बात है। 16, 25, 14, 16, 11, 10, 9, 8, सारे मानर है। और अभी तक दिया कितने बच्चों ने? केवल 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 1 19 बच्चों ने दिया है। और टोटल एडमिशन पता है कितने हैं इसमें? 79 हो चुके हैं अभी प्रेजेंट टाइम। भाई एप्लीकेशन में ही जैसे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहीं पे टेस्ट का ऑप्शन है। मतलब वही बात है, बाद में फिर बोलोगे, अभी मैं कर ही देता हूँ हल। ये आपकी रिपोर्ट होती है यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में, उसके बाद आपका टेस्ट ये रहा और ये रहा स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल पहुंचने से पहले हमें टेस्ट तक पहुंचना पड़ता है, आपने देखा ही नहीं इसको है? कहाँ थे रहते कहाँ हो, सही सी बताना। तूने टेस्ट दिया है? क्यों? मैंने बोला था कल मैसेज करने को। अरे तूने उसमें ग्रुप में कर रखा है, व्हाट्सएप में? व्हाट्स अरे व्हाट्सएप में नहीं करना था, इसमें करना था। मैंने एप्लीकेशन में बोल दे। ठीक है भाई। है? हाँ टेस्ट में फ्री में नहीं मेरे, फ्री तो सभी कोई देर का है, फ्री में क्यों दूं आपको? है? भाई बैच के अंदर जाके है। हाँ जी, आई थिंक सो परसों हुआ था ना? है रे, परसों हुआ था ना? 17 तारीख को हुआ था। एक सेकेंड, देखो आपको एक सिंपल सी बात आता हूं, हर चीज का नोटिफिकेशन आपके उस पे जाएगा, ठीक है? वो नोटिफिकेशन के लिए वहां पे होता है, तो उसमें ध्यान रख लेना। जैसे एप्पल वालों में ज़्यादातर समस्याएं आ जाती है कि वो लोग उसको बंद करके रखते हैं, एंड्रॉयड में ज़्यादातर ये समस्या नहीं आती है, लेकिन एप्पल में हम जब उसको बंद कर देते हैं तो उनको दिक्कत आ जाती है। तो उसमें आपका नोटिफिकेशन शायद ना जाए, तो वो एक बार ऑन कर लेना, अपना सेटिंग को चेंज कर लेना। लेकिन आपका नोटिफिकेशन भी जाता है जब टेस्ट आपका आता है, ठीक है? तो रेगुलरली प्लीज़ टेस्ट जरूर दें, क्योंकि उससे ये है कि आपको अपनी औकात पता चलेगी। बाकी तो छोड़ दीजिए, है ना, मेरे लिए मत दीजिए, ठीक है? और अपने लिए कम से कम उस टेस्ट को दीजिए।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका अभी जो पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारा टर्मिनोलॉजी के अंदर मैंने क्या बोला, जैसे क्रॉप है तो क्रॉप के अंदर क्या क्या स्टडी करना था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्रॉप के अंदर हम उस स्पीसीज को देख लेंगे, उनके साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसमें आपकी फूड वैल्यू क्या होती है। फूड वैल्यू मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसमें फैट कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है और उसमें ऑयल कंटेंट कितना है। 3-4 बातें हैं जो कि मेजरली आपसे पूछी जाती हैं। ये नहीं कि आप लगे पड़े हो उसके अंदर नाइट्रोजन कितना निकल के आएगा, उसके अंदर फास्फोरस कितना निकल के आएगा, वो चीजें नहीं करनी है। उसके अंदर मेजरली क्या करना है आपका, हाँ डेफिनेटली ये होता है कि राइस के अंदर आजकल हम जिंक रिच वेराइटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंदर जिंक कंटेंट होता कितना है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जिंक रिच वेराइटीज को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग विटामिन ए जो आपका है मेजरली उसके अंदर इंप्रूव किया जा रहा है। उसके विटामिन ए के लिए प्रीकर्सर कौन सा होता है आपका, बेटा कैरोटीन, बेटा कैरोटीन। ठीक है, तो ये चीजें जरूर याद रखना ताकि यहां से भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए। हाँ नहीं मैंने नहीं बताई थी, मैंने इनसे पूछा था, कंफर्म किया था, किसी ने बोला था कि 3295, मैंने कहा कंफर्म। ये याद करो, मैंने कल जब बोला था 2 वेराइटी जस्ट नाम बोला था मैंने, और मैंने एक बात, हाँ मैंने वीट की वेराइटी की लिखी थी और HD2967 मैंने कंफर्म किया था, लेकिन दूसरी वेराइटी मैंने यहीं से आपसे पूछी थी और मैंने बोला था एक बार कंफर्म कर लेना, ये वर्ड भी मैंने निकाला था उस टाइम। ठीक है, तो जो वेराइटीज जब तक मैं कंफर्म नहीं होता मैं कभी नहीं बोलता कि ये वेराइटी कंफर्म है। और वेराइटीज तो मैं खुद बोलता हूँ कि है ना, एक बार के लिए माइंड ऑफ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ही है। इनको तो एक लिस्ट बना लो और आपके नोट्स के अंदर वैरायटीज दी हुई है, उनमें मैं आपको एक बार टिक करवा दूंगा, आपके पास सभी के पास नोट्स पहुंच जाएं। अब देखो भाई सभी की वैसे पेमेंट आ चुकी है, तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाँ सभी लोग चलो अभी है ही क्लास के अंदर 38 आगे वही बहुत है जितने आएंगे, और आप भी बैठे हो, जिस किसी को भी नोट्स नहीं मिले हैं ऑफलाइन वाले, आज अपना जिनका कंप्लीट पेमेंट आ गया एक बार वहां पे नोट करवा देना कि मेरे पास कौन से नोट्स हैं कौन से नोट्स हैं नहीं है। आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जिन बच्चों का ऑनलाइन वालों का है वो प्लीज अपना कंप्लीट एड्रेस मुझे सेंड कर देना, व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, बाद में इस चीज को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, 8570079878, जिनकी कंप्लीट आ गई है वही लोग इस पे अपना कंप्लीट एड्रेस, एड्रेस का कंप्लीट में पता है क्या होता है, अब कुछ लोग क्या बोल देते हैं अपना नाम है और अपना गांव का नाम है और स्टेट हरियाणा लिख के भेज देते हैं। अरे मेरे को ये बता दो कि आपके नाम से आपके स्टेट के नाम से अगर चीजें आपके पास कोरियर हो जाए तो फिर क्या है ना, उसके अंदर नेम आपका सबसे पहले एड्रेस में देख लो, फिर आपका फादर नेम कंप्लीट होना चाहिए वहां पर। ठीक है, कई बार आपके नेम को गांव में कोई जानता है कि नहीं जानता पता नहीं, लेकिन फादर नेम को मोस्टली जानते होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहां पर आ जाएगा विलेज या फिर जो आपका सिटी है, ठीक है, या हाउस नंबर वगैरह है तो वो भी आप डाल देंगे पहले। उसके बाद आपका आ जाएगा सिटी या फिर जो तहसील वगैरह आप डालते हो, फिर आपका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका आ जाएगा स्टेट, और फिर आपका आएगा पिन कोड और मोबाइल नंबर। ये मेंशन होनी चाहिए आपके एड्रेस के अंदर। तब प्लीज आपका, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर ये चीजें मेंशन होगी तभी आपको कंटेंट आएगा, अदरवाइज एक भी चीज मिस हुई इनमें से तो ये समझ लेना आपका कोरियर बिना बोले वहीं से आपका कैंसिल हो गया। 2 दिन के बाद मैसेज करोगे, दोबारा पूछोगे, तभी आपको बताएंगे कि दिक्कत ये थी। हम आपको फोन करके नहीं बोलेंगे कि दिक्कत ये है भेज दो, क्योंकि अब आपको बता रहा हूं तो बार बार मैसेज और कॉल क्यों करें, है ना, सुनना होगा तो जिसने अभी सुन लिया होगा। तो प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिसको कंटेंट कंप्लीट चाहिए वो ये चीजें कंप्लीट मुझे भेज देना इस नंबर पे। ठीक है, और डोंट वरी, वो चिंता मत करना कि शायद मेरी पेमेंट नहीं आई है तो काम हो जाएगा, पहले सारा कुछ चेकअप हो गया फिर ये सारा कुछ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पे 8570079878, ठीक है, क्लास के तुरंत बाद भेज देना। कल इवनिंग को, सॉरी कल या परसों आपका यहां से डिस्पैच करवा दिया जाएगा, मैक्सिमम टाइम है परसों, परसों आपका कंटेंट यहां से चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम जो है आज आपका जो पार्ट इसके अंदर क्लासेस, सॉरी आपकी जो है क्रॉप के अंदर हमने क्या बोला कि जैसे ये चीजें हो गई, आपकी फूड वैल्यू आ गई। फूड वैल्यू के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर फर्दर क्या आता है, अब इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हुए हमारी क्रॉपिंग सिस्टम की बातें कर लेते हैं, जिसके अंदर मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर इंटर क्रॉपिंग आप किस क्रॉप के साथ करते हो वो चीजें आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंपेनियन क्रॉप क्या होती है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ आपका इन क्रॉप के अंदर आपको ग्रो करवाने से पहले आप कुछ टर्मिनोलॉजी को यूज करते हो, जैसे कि आपका वर्ड यहां पर मैं यूज करूंगा रैबिंग। ठीक है, ये आपका रैबिंग जो वर्ड है वो कहां यूज किया जाता है, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे
ठीक है, कुछ लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो वो लोग सुन लेना कि इसको हम यूज करते हैं टोबैको के अंदर। किसमें यूज करते हैं? टोबैको के अंदर। आप लोग बोलोगे सर टोबैको में कहां यूज करेंगे? देखो, आपको पता होगा आपके फील्ड के अंदर, ठीक है, ये नॉर्मली मैंने इस वर्ड को क्यों यूज किया, क्योंकि ये वो वर्ड है जो आपका जब नर्सरी को ग्रो करवाते हो तो उस टाइम इसको यूज करते हैं, और किसी क्रॉप में इतना आपका नहीं होता जितना नर्सरी के टाइम पर यूज किया जाता है, लेकिन इसको यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो रैबिंग में क्या होता है कि आपका फील्ड के अंदर जो नर्सरी है, उस नर्सरी के एरिया के अंदर आप लोग क्या करते हो, वहां पर अपना प्लांट के रेजिड्यू को बर्न आउट कर देते हो। मैंने क्या बोला? प्लांट के रेजिड्यू को बर्न आउट कर देते हो। बोलोगे सर प्लांट के रेजिड्यू को बर्न आउट करना तो बुरी बात है, क्योंकि आजकल हम स्कीम चला रहे हैं, कौन सी? इन सीटू मैनेजमेंट। कौन सी चला रहे हैं? प्रमोशन फॉर द एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट। ये आपकी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसके अंदर आपका कस्टम हायरिंग सेंटर को प्रमोट करवाने की बात की जाती है। पता है क्या आपको कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होते हैं? जैसे आप लोग ओला और उबर से अपनी कैब को बुक करते हो तो आपके घर में कैब आ जाती है और आप वहां से उसको यूज करके कहीं दूसरी जगह पर जा सकते हो। लेकिन यहां पर आपका कस्टम हायरिंग सेंटर में क्या होता है डियर, कि आपका कस्टम हायरिंग सेंटर के अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर मशीनरीज को बाय चांस मैं अपना सीएससी आपका ओपन कर लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 या 15 जो भी मशीनरीज रिक्वायरमेंट होती है फील्ड में उनको ले आऊंगा। अब आप लोगों को मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली हर एक फार्मर कंबाइन नहीं परचेज कर सकता, हर एक फार्मर अपना थ्रेसर को परचेज नहीं कर सकता, हर एक फार्मर रोटावेटर को परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि काफी बड़ी कॉस्टिंग होती है, लाख रुपए, है ना, 50,000 से ऊपर कॉस्टिंग बड़ी बड़ी होती है हमेशा फार्मर के लिए। कई फार्मर तो ऐसे होते हैं जो 20,000 की मशीन भी नहीं परचेज कर सकते, है ना। तो अब क्या होगा, मैंने वहां पर कस्टम हायरिंग सेंटर, मतलब एक हायरिंग सेंटर ओपन कर लिया, जहां से आप उस ट्रैक्टर ट्रॉली को एक लेस रेट के ऊपर हायर कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको चीप रेट के अंदर, कम रेट के अंदर वो चीज मिल जाएगी और वो वहां पर आपका यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो कस्टम हायरिंग सेंटर मेनली जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करने का जो रीजन था, एक तो सबसे बड़ा यही था कि इंडिया के अंदर मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना। किसको प्रमोट करना? मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना। तो ये एप्लीकेशन है एक प्रकार से जो कस्टम हायरिंग सेंटर मशीनरी ऐप के नाम से आती है। और दूसरा यहां पर क्या है कि मेनली जो आपका प्रमोशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट, फॉर इन सीटू मैनेजमेंट। अब ये इन सीटू मैनेजमेंट होता क्या है, आप सब लोग जानते होंगे इन सीटू मैनेजमेंट। तो इन सीटू का मतलब है कि फील्ड के अंदर जहां पर रेजिड्यू है वहीं पर उसको क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, वहीं पर उसका यूटिलाइज कर लिया जाए। अब आप लोगों को पता होगा जब टिलेज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हम टिलेज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो टिलेज वर्ड यूज होता है, तो कई बार हम बोल लेते हैं कि यार टिलेज सही है या गलत है ना। आजकल बोला जा रहा है कि टिलेज की वजह से हम लोगों ने अपनी सोइल को खराब कर लिया। बोलोगे सर टिलेज ना करेंगे तो क्या करेंगे? देखो, आपको पता होना चाहिए जब टिलेज हम लोग करते हैं तो टिलेज करने से फील्ड के अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्शन जो होता है ना वो लूज हो जाता है, सोइल क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और टिलेज करने से सोइल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। पता है कि नहीं पता? लेकिन जब आप टिलेज करते हो रेगुलर, ज्यादा टिलेज करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, सोइल जो आपकी यहां पर है वो ज्यादा ओपन हो रही है, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। क्या स्ट्रक्चर आपका लूज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर अगर लूज हुआ तो आप सब लोग जानते होंगे उसकी वजह से स्ट्रक्चर आपका खराब होना स्टार्ट हो जाएगा लगातार। जैसे मैं बताता हूं आपको, कई बार आपकी क्या होती है, कुछ प्लास्टिक चीजें होती है, जैसे मान के चलिए उनको पुशअप वगैरह आप करते हो, मतलब आपका जो उनको दबाते हो या फिर कुछ और करते हो, तो रेगुलर यूज की वजह से वो चीजें क्या हो जाती है, उनके अंदर खराब होने स्टार्ट हो जाती है। होता है कि नहीं होता? सेम बात आपकी बात करता हूं, जैसे शूज है आपके, है ना, आप जूते पहनते हो, जूते के अंदर क्या होता है, लगातार आपके चलने से रिंकल्स आ जाते हैं, उसमें आते हैं कि नहीं आते? एक्चुअल में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए, लेकिन वो आ जाते हैं रिंकल्स, तो उसकी वजह से वो चीज लगातार यूज की वजह से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पहले ये बताओ, है ना। तो उसी प्रकार से लगातार आप उसमें टिलेज ज्यादा डीप में करते हो तो वो आपकी स्ट्रक्चर उसका खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सोइल के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, क्योंकि उसकी वजह से स्ट्रक्चर अगर लूज हो गया तो उसमें इरोजन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर इरोजन हुआ तो आपकी सरफेस की जो सोइल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगी, इरोजन आपका ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली टिलेज का यहां पर नुकसान हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो बोलोगे सर टिलेज तो करना बंद ही कर देते हैं, इससे अच्छा तो भाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे कितनी बंद करेंगे? तो देखो यहां पर जीरो टिलेज तो हमें
करना पड़ रहा है कुछ क्रॉप के अंदर, और जीरो टिलेज जब करना पड़ रहा है तो जीरो टिलेज में हम क्या करते हैं, केवल फील्ड को ओपन करते हैं उसकी सोइंग के लिए। किसके लिए? सोइंग के लिए। बोलोगे सर इससे क्या होगा, आपकी जो सोइल है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, कॉम्पैक्शन ज्यादा होने की वजह से रूट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बात है, आपकी गलत बात नहीं है। अगर टिलेज नहीं करेंगे तो आपकी जो सोइल है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी, और सोइल अगर कॉम्पैक्ट हो गई तो आपका वहां पर जो रूट है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगी, रूट का बैड डेवलपमेंट होगा, और रूट अगर बैड डेवलपमेंट होगी तो डेफिनेटली प्लांट आपका ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आती है, समस्याएं आती है जब इनिशियल स्टेज होती है, लेकिन जैसे 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 आप स्टेज में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर प्लांट के अंदर, सॉरी सॉइल के अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर अगर ऐड होता रहा, अगर लगातार कंटिन्यू आपने प्लांट रेजिड्यू या फिर ऑर्गेनिक मैटर अगर ऐड करते रहे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी सोइल जो होती है, कई बार आप लोगों ने ऑर्गेनिक सोइल को अगर देखा है जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो वो सोइल को अगर आप हाथ में लेके देखोगे तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा लूज होता है, वो ऑटोमेटिक लूज होता है। ठीक है, तो वो चीज आपकी क्रिएट हो जाती है जब लगातार कंटिन्यू उसके अंदर रेजिड्यू क्या होता है आपका मिक्स होता है। तो वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए दिक्कत आएगी, लेकिन अगर उसमें रेजिड्यू अच्छी तरह से मिक्स हो गया, रेजिड्यू आपका ज्यादा ऐड हो गया, तो उसके बाद कभी भी ऐसी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कॉम्पैक्शन की समस्या है, ये आपको यहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका आने वाले टाइम में क्या है, बहुत ज्यादा फायदा है, बेनिफिट है। अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई ये कहानी? ठीक है, तो इसलिए यहां पर किसको प्रमोट किया जा रहा है, इन सितु आपका मैनेजमेंट करने का। इन सितु मतलब फील्ड के अंदर ही रेजिड्यू को क्या करना, मिक्स करना। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर समझ में आ गई, ये तो बता दो इसका काम कहां आएगा एग्जाम में। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे टिलेज करने से आपका सोइल जो है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, या कैसे उसके ऊपर उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कैसे देखा जा सकता है। तो आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। उन ऑप्शंस में यहां पर ये भी चीज हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जब हम टिलेज में पढ़ेंगे तब जानेंगे अच्छे से, लेकिन प्रेजेंट टाइम आपको जो अब रेजिड्यू की बात चल रही थी तो उस समय आपको बताने का काम किया। अभी तक तो हमने इसका मल्चिंग इफेक्ट नहीं पढ़ा कि रेजिड्यू का मल्चिंग इफेक्ट क्या होगा, वो हम जब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। लेकिन इतना हमारे इसके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम बात कर रहे थे किसकी, रैबिंग की। तो रैबिंग की बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला कि जो प्लांट का रेजिड्यू होता है उसको हम क्या कर देंगे, बर्न आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, बर्न आउट कर देंगे। मतलब अगर रेजिड्यू को आग लगा दी गई, तो आप अच्छे से जानते हो यहां पर कि रेजिड्यू को बर्नआउट करने के बाद आपका जब आग लग गई तो डेफिनेटली वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपका यहां पर आपको याद आ गया होगा, राइस के फील्ड के अंदर जब आपका हार्वेस्ट कर ली जाती है तो हरियाणा और पंजाब के अंदर लगातार कंटिन्यू पिछले 2-3 साल से आपका गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड रूल्स कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है। आपके किसानों के ऊपर जुर्माना लगा रही है, किसानों को जेल में डाल रही है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि लगातार कंटिन्यू यूएनओ की तरफ से आपका 2015 की बात है, 2015 के बाद उस समय 2015-16 उसके बाद क्या हुआ था, लगातार कंटिन्यू आपको पता होना चाहिए जब ये करतारपुर के अंदर एक हमला हुआ था, शायद आपको याद हो, करतारपुर पंजाब की बॉर्डर, होशियारपुर या होशियारपुर सॉरी है ना, होशियारपुर में एक अटैक हुआ था। उसके तुरंत बाद आपका यूएनओ के अंदर एक मीटिंग हुई थी। उस समय मतलब पाकिस्तान को एक मुद्दा चाहिए था कहीं ना कहीं, क्योंकि उन लोगों के ऊपर लगातार प्रेशर आ रहा था। तो उस समय उन्होंने एक मुद्दा उठाया था। वो मुद्दा क्या था, वो लोग बोले कि ये इंडिया वाले जो है ना वो लगातार कंटिन्यू हमारी तरफ धुआं फेंक रहे हैं। कौन सा? जो आपका राइस का रेजिड्यू है ना, राइस के रेजिड्यू को ये बर्नआउट करते हैं, और उस समय जो धुआं होता है वो हमारी साइड आता है। तो ये यूएनओ के अंदर जैसे ही ये मुद्दा उठाया गया तो उसके बाद देखा गया कहीं ना कहीं कि उस समय मतलब ये तो नहीं देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेजोरिटी जब वहां पे आई तो इस चीज को देखा गया कि हमारा वो जो प्लांट का रेजिड्यू है वो कहीं ना कहीं इस चीज को, तभी तो 2000 आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एकदम से सक्रिय हुई थी। इससे पहले ही मुद्दा सुना ही नहीं था, लेकिन एकदम से जैसे ही ये बात आई उसके तुरंत बाद आपका कहीं ना कहीं राइस का सीजन था, और राइस का सीजन था तो उस समय आपका लगातार कंटिन्यू गवर्नमेंट ने बोलना स्टार्ट कर दिया। स्कीम अगले साल से ही बहुत अच्छी अच्छी स्कीम आ गई, हैप्पी सीडर आ गया, आपका सुपर सीडर आ गया, ये लगातार कंटिन्यू कहीं ना कहीं प्रमोट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन उससे पहले आप जाके देखोगे तो शायद इसके बारे में कहीं कहीं बस गवर्नमेंट की कोई स्कीम चली हुई थी, छोटी मोटी जीरो टिलेज की बातें हो रही थी, लेकिन इतने बड़े लेवल पर कभी भी गवर्नमेंट ने स्टॉप नहीं किया था। 2017 के अंदर क्या हुआ था, आपका जो है 3 साल तक के लिए, 17 की बात नहीं है 2016 की बात है, 16, 17 और 18 के लिए 3 साल के लिए, 18 तक का लास्ट टाइम पीरियड था, 16, 17 और 18 के लिए 3 साल तक के लिए यूपी सॉरी हरियाणा,
पंजाब और दिल्ली, इन तीनों स्टेट के लिए जो आपका एनसीटी रीजन है, एनसीटी रीजन क्या है, नेशनल कैपिटल जो रीजन है आपका, एनसीआर है ना, इसके अंदर क्या है कि ये जो रीजन है इसमें, और मेनली आपका दिल्ली का रीजन, हरियाणा का रीजन और पंजाब का रीजन, इनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं आपका बजट दिया था, 3 साल तक के लिए बजट दिया था, और ये बजट में गवर्नमेंट ने बोला था कि जितना हो सकता है रेजिड्यू को क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। तो यहां पर हमारी बात आ रही थी कि रेजिड्यू को बर्नआउट करने से हमारा क्या हो रहा है, एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, और गवर्नमेंट आपकी स्कीम चला रही है, ऊपर से आपने टर्मिनोलॉजी नाम दे दी कि भाई प्लांट के रेजिड्यू को बर्नआउट करना, तो ये कहीं ना कहीं बुरी बात है, अच्छी बात है? ये आपका डेफिनेटली दिस इज ए रॉन्ग स्टेप। बट यहां पर क्या होता है, जो नर्सरी का एरिया होता है, आप सब लोग जानते होंगे नर्सरी का एरिया फील्ड के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1/10, इतना होता है कि नहीं होता है ना? तो 1/10 होने के कारण क्या होगा, कहां तो 1 एकड़ में आपने आग लगाना, और कहां 1 एकड़ का 10वां हिस्से में आग लगाना, और वो भी इसलिए आग लगाना क्योंकि वहां पर आपके टोबैको के फील्ड में टोबैको नेक्रोसिस वायरस, टोबैको मोजेक वायरस है ना, और इसके साथ साथ वीड आपके देखने को मिलते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका रैबिंग करते हैं, जो कि आपकी टोबैको की क्रॉप के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज इसमें जो है इन वायरस का अटैक देखने को मिलेगा, और हमारी क्रॉप जो होगी उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या प्रोडक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रैबिंग करते हैं। ठीक है, रैबिंग मतलब रब करना, रब करने से हीट आपकी जनरेट होती है, हीट जनरेट होने से आग लगती है। तो कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी, आई कि नहीं आई? अब ये टर्मिनोलॉजी है, एक टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हमें उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको हमें जानना पड़ेगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके अंदर ये नहीं है कि क्वेश्चन केवल रैबिंग से आएगा, क्वेश्चन यहां से भी आगे आ सकता है कि इन सितु मैनेजमेंट, क्योंकि लगातार कंटिन्यू। अब देखो ये हरियाणा एडीओ और पंजाब एडीओ दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का ही काम, अगर एडीओ लग गया तो सबसे पहले उसका यही काम है, इसी चीज को रोकने का काम है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाना भी क्या है, स्वाभाविक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान में कर लेना। समझ में आ गया? चलिए, ये तो था आपका वो पोर्शन जहां से हमने बात की थी जो फील्ड के अंदर लगा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे कुछ मेथड वगैरह आ जाएंगे, जैसे आपका राइस के अंदर आपके मेथड को यूज करते हो, आप लोग फॉलो करते हो, है ना? वो तो चलो हम राइस को जब पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। लेकिन जैसे नर्सरी के टाइप होते हैं, वेट नर्सरी, मैट नर्सरी, ड्राई नर्सरी, है ना? उसी प्रकार से आपका अगर हम बात करें तो वीट के अंदर आ जाएगा FIRB मेथड, है ना? या फिर कल्टीवेशन के जो मेथड है राइस के अंदर, जैसे SRI कल्टीवेशन मेथड, या फिर डिफरेंट टाइप के राइस आ जाते हैं, हाइब्रिड राइस, सुपर राइस, है ना? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, है ना? हाइब्रिड राइस, सुपर राइस और गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का सबसे ज्यादा एरिया कहाँ है? चाइना में, है ना? किसने दिया था हाइब्रिड राइस, किसने दिया था? इंगो पोट्राइकस ने। सुपर राइस किसने दिया था? GS खुश ने, है ना? और उसी प्रकार से गोल्डन राइस किसने दिया था? YL पिंग ने। तो ये हमारे क्या है, उसके राइस। लेकिन एग्जाम में इनको कोई नहीं पूछता है, इनके नाम आजकल पूछना कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? सुपर राइस क्या है, इसके अंदर किस चीज को प्रमोट करवाया जा रहा है, इसके अंदर कौन सा जो न्यूट्रिएंट है उसको इंक्रीज करवाया जा रहा है, तो विटामिन ए को विद द हेल्प ऑफ बीटा कैरोटीन। अच्छा, मेनली क्या होता है, कभी भी ध्यान करना आपका ये नहीं कि विटामिन ए इंक्रीज हो जाएगा। अब आप मतलब बहुत सारे बच्चे ना एक चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि शायद ना इस क्रॉप के अंदर क्या होगा, विटामिन ए इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसमें विटामिन ए इंक्रीज नहीं होगा, इसमें जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा कैरोटीन, ये इंक्रीज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन जो आएगा वो कहां से आएगा, यहां से आएगा। ठीक है, और ज्यादातर देखा भी होगा बीटा कैरोटीन के नाम से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है आपकी टर्मिनोलॉजी में, जैसे अब जैसे आपने सोइंग की तो सोइंग के टाइम पर कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी मैंने बताया। उसके बाद क्या हो सकता है, जैसे सोइंग कर दी या प्लांटिंग कर दी तो उसके बाद क्या टर्मिनोलॉजी हो सकती है। अभी मैं सीक्वेंस में नहीं चल रहा हूं, अभी मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टर्मिनोलॉजी कहां कहां से कैसे आ सकती है। अब आपका टर्मिनोलॉजी आ सकती है, जैसे क्रॉप कौन सी हो सकती है जिसके अंदर क्रॉप को ग्रो करवाने के बाद कोई टर्मिनोलॉजी आती है। ब्लाइंड, आपने होइंग के बारे में सुना होगा, है ना? ब्लाइंड होइंग के बारे में सुना है? ब्लाइंड होइंग,
ब्लाइंड होइंग क्या होती है, अभी तक प्लांट को ग्रो करवाया है, प्लांटिंग की है, लेकिन प्लांट अभी आउट है, यानी कि जर्मिनेट नहीं हुआ है, प्लांट अभी तक ग्रो होकर बाहर नहीं आया है। तो लोग बोलेंगे सर ये ब्लाइंड होइंग चीज क्या है? देखो ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, और होइंग का मतलब कहीं ना कहीं हमें पता ही है कि फील्ड के अंदर टीलेज करने का ही एक ऑप्शन आ रहा है। तो याद रखना, जब भी हम लोग फील्ड के अंदर टिलेज करते हैं और ब्लाइंड टिलेज करते हैं, ब्लाइंड टिलेज मतलब आंखें बंद करके लगे पड़े हैं, तो देखो यहां पर क्या होगा, ब्लाइंड टिलेज अगर करेंगे तो डेफिनेटली क्रॉप का नुकसान हो सकता है। नॉर्मली अगर आपकी क्रॉप को देखा जाए तो ये 5 to 7 डेज में क्या कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती है। यस और नो? 5 से 7 दिन के बाद क्रॉप आपकी जर्मिनेट कर जाएगी। उसके बाद अगर आप लोगों ने फील्ड में क्या कर दिया, बिल्कुल अंधे होकर अगर फील्ड में टिलेज कर दी, तो क्या प्लांट कोई फील्ड में बचेगा? यस और नो? अरे भाई यस और नो? अरे यार इसके लिए भी आप लोग ना, ये क्या है, यस और नो? नहीं बचेगा। लेकिन हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं किसके अंदर, शुगर केन में। क्यों करते हैं? इसका रीजन ये होता है कि फील्ड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, आपके शुगर केन की रो हैं, उनमें आप लोग लगा देते हो किसको, शुगर केन के सेट को, है ना। शुगर केन का सेट जो होगा उसकी क्या कर दी जाएगी, प्लांटिंग कर दी जाएगी। प्लांटिंग करने के बाद क्या होता है, शुगर केन का प्लांट जब आपका ग्रो करता है तो वो अप्रोक्सीमेटली ग्रो करने के लिए 1 मंथ का टाइम ले लेता है। पता है कि नहीं पता है? तो हम लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं आफ्टर मिनिमम 15 डेज के बाद, 15 से 20 दिन के बाद ही तो करते हैं इसको, प्रैक्टिस को फॉलो। प्लांट आपका जर्मिनेट करेगा कब, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज के बाद, 30 से 35 दिन ले लेगा ये आपका, कई जगह 45 डेज भी ले लेता है। यस और नो? डिपेंड करता है कि वहां पर आपके न्यूट्रिएंट या फिर सोइल का स्टेटस कैसा है। अगर थोड़ी सी पुअर सोइल है तो टाइम ज्यादा ले लेगा, अगर सोइल अच्छी है तो वो जल्दी क्या कर जाएगा, जर्मिनेट करके बाहर आ जाएगा। हमारी डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने कितनी डेप्थ के ऊपर किसकी सोइंग की है। तो क्या होगा, वो आपका वहां पर फील्ड के अंदर अभी तक टाइम लेगा आपका 5-10 दिन 15 दिन का और जर्मिनेट करने के लिए। उसके इन बिटवीन आपको पता है फील्ड अगर खाली रहेगा तो उसमें क्या होंगे, वीड ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं, होते हैं कि नहीं होते? वीड अगर ग्रो करने स्टार्ट हो गए तो आपको पता है वीड अगर ग्रो हो गए तो डेफिनेटली वो आपका शुगर केन की जो क्रॉप है उसको प्रॉपर ग्रो नहीं करने देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके सभी वीड को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका ब्लाइंड होइंग कर देते हैं। ये ब्लाइंड होइंग प्रैक्टिस जो है वो कहीं ना कहीं, ज्यादा तो नहीं लेकिन 10 से 15% इंपैक्ट भी करती है आपके क्रॉप की प्रोडक्शन के ऊपर, क्रॉप की जर्मिनेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर ना करते भी आप जितनी भी मर्जी टिलेज करेंगे तो कहीं ना कहीं प्लांट का जो जर्मिनेट हो रहा होगा उस पार्ट को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इसके लिए आजकल हम लोगों ने ब्लाइंड होइंग को छोड़कर एक हमारे हर्बिसाइड को हमने एडॉप्ट कर लिया है, एंड दैट इज द प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। इसका नाम ही अलग दे दिया, ये ना तो प्री इमरजेंस है या ना पोस्ट इमरजेंस है, इसका नाम हमने क्या बोला, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। यानी कि सोइल के अंदर आपके हर्बिसाइड को अप्लाई कर दिया जाएगा, और ये हर्बिसाइड आपका अप्लाई कब किया जाता है, जब आपके क्रॉप की सोइंग तो मतलब प्लांटिंग तो कर दी जाती है लेकिन प्लांट अभी क्या है, बाहर नहीं निकला है। तो ये मेजरली जो है एक शुगरकेन के अंदर और एक पोटैटो के अंदर आप लोग इसको फॉलो करते आ रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन से केमिकल करते हैं ये हम जब शुगर केन को पढ़ेंगे, पोटैटो को पढ़ेंगे, है ना, उनके बारे में अच्छे से, है ना। लेकिन अभी तक हमें इतना पता होना चाहिए कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन जो किया जा रहा है शुगर केन में किया जा रहा है, और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको यहां पर पढ़ने का काम किया। क्योंकि ब्लाइंड होइंग के टाइम पर आपके माइंड में एक टर्मिनोलॉजी और आनी चाहिए, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। क्यों? क्योंकि वो भी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो रहा है, इसी से रिलेटेड हो रहा है, क्योंकि हमने इसको जो है रिप्लेस कर दिया कहीं ना कहीं किसके द्वारा, इसके द्वारा। ये नहीं कि पहले ये नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा केमिकल या पेस्टिसाइड जो वर्ल्ड में यूज किया जाता है दैट इज द हर्बिसाइड, लेकिन इंडिया में सबसे कम इसी को यूज करते हैं हम लोग। इंडिया में हम सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड इनको फॉलो करते हैं, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हार्बिसाइड्स को फॉलो किया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, है ना? तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोग समझ लेना। ये हो गया जब तक अभी सीड जर्मिनेट नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने उसमें एक प्रैक्टिस कर दी। उसके बाद आपका प्लांट तो जर्मिनेट कर दिया, ट्रांसप्लांटिंग भी कर दी, उसके अंदर आपकी जो टर्मिनोलॉजी को यूज कर सकते हो, जैसे कि राइस के अंदर आपका बुशनिंग। राइस के अंदर क्या होता है आपका, बुशनिंग।
आपका बुशनिंग क्या होता है, जिसके अंदर सभी लोगों ने सुना है क्या इसका नाम? नहीं सुना तो सुन लो। ये राइस के अंदर बुशनिंग प्रैक्टिस जो होती है, इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैंने क्या कर दिया, राइस के फील्ड को आपका, इसमें ज्यादातर हम लोग या तो करते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तब हमें पता होता है कि फील्ड के अंदर कहाँ कैसे क्रॉप को जब लगाया जा रहा है तो प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन की जाएगी, प्रॉपर स्पेस होगा। या ट्रांसप्लांटर जैसे आजकल आ चुके हैं, आपकी मैट नर्सरी को यूज करके आप ट्रांसप्लांटर को फॉलो करते हो, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद डियर आपका आजकल अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज और आ गई है। राइस के अंदर ट्रांसप्लांटर के साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपके इंडिया के अंदर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो है काफी फॉलो अप किया जा रहा है। पता है ना, नहीं पता है? लेकिन डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में भी हमें पता है स्पेसिंग को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन आपके बिहार जैसे लोलैंड एरिया में, वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन में, छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन में, ओडिशा के कुछ रीजन में क्या होता है, लोलैंड एरिया होता है। लोलैंड एरिया में क्या होता है, वाटर जो होता है वो स्टेगनेंट रहता है, पानी खड़ा रहता है वहां पर। अब पानी अगर खड़ा रहेगा तो आप सब लोगों को पता है कि वहां पर जो आपके मैकेनाइजेशन है या जो आपके मशीनरीज हैं उनको बहुत कम यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो मशीनरी अगर फंस गई वहां पर तो उसको प्रॉपरली वर्क नहीं किया जा सकता। इसके लिए डियर हम क्या करते हैं, वहां पर आपका फील्ड के अंदर सीड को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीड को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ब्रॉडकास्ट करने से सीड तो जर्मिनेट करेगा ही करेगा, क्योंकि राइस क्या है आपकी, उसकी क्रॉप है कौन सी, वाटर। तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है तो जर्मिनेट कर जाएगा, क्रॉप भी ग्रो कर जाएगी। लेकिन क्या ब्रॉडकास्टिंग में कभी भी प्लांट के बीच में स्पेसिंग को मेंटेन कर पाओगे? तो प्लांट के बीच में स्पेसिंग मेंटेन नहीं होती, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ प्लांट हमारे ग्रो कर जाएंगे। और ब्रॉडकास्टिंग में हमेशा आपको रिकमेंड किया जाता है हायर सीड रेट को यूज करना। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा 100 किलोग्राम सीड को हम फॉलो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड को यूज किया जाता है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में आपको रिकमेंड किया जाता है 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मतलब वहां पर नंबर ऑफ प्लांट भी कहीं ना कहीं ज्यादा होने वाले हैं, यस और नो? तो एक बात बताइए, अगर नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा हो गया, प्लांट को आपका स्पेसिंग नहीं मिला, जैसे हम कल बात कर रहे थे, है ना, कि अगर प्लांट को प्रॉपर स्पेसिंग नहीं मिला तो क्या वो ग्रो प्रॉपर कर पाएगा? वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी प्रॉपर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए आपका जो देसी प्लो होता है, किसको यूज करते हैं? देसी प्लो को यूज करते हुए हम लोग उसमें आपका इंटरकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर आपके प्लांट के बीच में स्पेसिंग को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या होगा, डेफिनेटली आपके राइस के प्लांट के क्या हो जाएगा, स्पेसिंग मेंटेन हो जाएगी। अगर कोई वीड होगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा थोड़ा बहुत अगर प्लांट उखड़ भी जाता है तो वो दोबारा से ग्रो कर जाता है नॉर्मली। लेकिन डेफिनेटली चांस यहां पे क्रॉप के थोड़े बहुत खराब होने के भी है। प्लांट आपके ज्यादा अगर कंप्लीट अपरूटेड हो गया तो वो बाद में ग्रो भी नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद एक प्रैक्टिस को और फॉलो कर देते हैं, दैट इज द खेलुआ, KHELUA। ये प्रैक्टिस को फॉलो कर दिया जाएगा। ये खेलुआ प्रैक्टिस क्या होता है, इसमें आप लोग प्लांट को दोबारा से वहां पर प्लांटिंग करते हो। अगर जो स्पेस आपका खाली हो चुका है उस स्पेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हो। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बुशनिंग और खेलुआ तो नहीं भूलोगे कभी। तो ये वो प्रैक्टिस हो चुकी है जो हमारे फील्ड में हम तब यूज करते हैं जब आपका क्रॉप जर्मिनेट कर जाती है, ग्रो कर जाती है। उसके बाद आप वीडिंग, थिनिंग, इन प्रैक्टिस को फॉलो करते हो। इसके बाद अगर हम देखें तो वहां पर आपकी और भी बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, डिपेंड करता है कि क्रॉप कैसी है। उसके अंदर टॉपिंग करते हो, कभी क्यूरिंग करते हो, कभी टिपिंग करते हो, कभी प्रॉपिंग करते हो, कभी अर्थिंग अप करते हो, है ना। तो ये जो अलग अलग क्रॉप है, अलग अलग आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है जिनको फॉलो किया जाता है। तो हम उन्हीं को आपका रेगुलरली जो है आपका स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पानी लेके आओ। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर प्रैक्टिस को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जितनी भी आपके टर्मिनोलॉजी पोर्शन है जिनको हम स्टडी कर सकते हैं और जितना हम डीप में उनको स्टडी कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे, और जितना रह जाएगा उतना पोर्शन हम क्रॉप के साथ उनको स्टडी करने का काम करेंगे। भाई समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग ऑनलाइन वालों जिंदा हो, एक बार वीडियो ऑन करके दिखाना यार, है
कहीं ना कहीं पता तो लग जाए कि जाग ही तो रहे हो। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आज काफ़ी वैसे हैं 38 हैं, चलो 38 तो कभी आए ही नहीं, आज पता नहीं कैसे आ गए सारे के सारे हैं। कल पैसे सभी ने भर दिए ना वैसे, ऑलमोस्ट सभी के आ गए ना तो अब मजबूरी हो गई है ठीक है ना। चलिए, तो जिनका भाई ये है फंडा कि चलिए काफ़ी हैं आज तो सभी लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि रेगुलर रहिए रहिए, अपना स्टडी करते रहिए, है ना। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो बताइए, अदरवाइज तो परमदीप सिंह समझ में आ गई कहानी, ये दिक्कत है, बताऊंगा बाद में। सुखदीप, ये कहाँ गए भाई, सोनू, सुखदीप, मोहित, संजय, अमृत, मुस्कान, अमित, अमित शर्मा। अमित शर्मा दो कैसे हैं? अमित शर्मा, शर्मा जी, ये दो शर्मा कैसे आ गए भाई? या तो चले जाओ या मुझे भेजना पड़ेगा। अमित शर्मा दोनों वीडियो ऑन कर लो, वरना भाई रिमूव कर रहा हूँ, फायदा क्या है। अच्छा, ये अमित शर्मा तो आ गए, दूसरे अमित शर्मा कौन है? नहीं करोगे? हाँ, चले ही गए, खुद ही चले गए। तो ऐसे मत किया करो यार, है ना, गलतियां ऐसे मतलब कभी नुकसान कर जाएगी। आधी दूरी क्लास से लगाने का फायदा क्या है? चलिए, समझ में आ रहा है सभी को? ऑनलाइन वालों को प्लीज एक बार बताइए यार, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? है तो बताइए, वरना आगे बढ़ते हैं। चले, नेक्स्ट आपका अगर हम देखें तो टर्मिनोलॉजी पोर्शन को मैं निकाल ही लेता हूं। ये समझ में आ गया था ना कल लैंड इक्विवेलेंट रेशियो वगैरह, या नहीं आया? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया? कौन सा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। राइस व्हीट को आप लोग क्या करते हो? फॉलो करते हो। तो याद रखना, राइस व्हीट में क्या होता है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो आपका फील्ड के अंदर जब क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है तो आपका सिस्टम, है ना, सिस्टम का मतलब कल आपको याद होगा हम लोगों ने बोला था, देखो सिस्टम को और पैटर्न को कभी भी मिक्स मत कर देना। सिस्टम में हम सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए प्रोडक्शन करते हैं, और पैटर्न में केवल क्या होता है, सीक्वेंस होता है ना। ये वर्ड ध्यान रखना, जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उस समय गलती ना हो जाए आप लोगों से, ठीक है। तो वो चीज जरूर आप ध्यान में रखना, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या है, राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। उसके बाद आपका यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहला ही पॉइंट आता है क्या, प्रिसिजन एग्रीकल्चर। ये आपको ना थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी मैं बस आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। प्रिसिजन फार्मिंग का मतलब दूसरा नाम है साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, लोकेशन स्पेसिफिक फार्मिंग और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार से आपका साइड में छोड़ के चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसको हम डिटेल में स्टडी आपका बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक आ जाता है, जैसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है ना, वैसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर पूरा का पूरा आपका टॉपिक है।
इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका अगर जिस भी एग्जाम में देखोगे ना, रिसेंट आपका किसी भी एग्जाम को उठा लो, कोई भी एग्जाम अगर आपका हुआ है, प्रिजन फार्मिंग से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आया ही आया है। और पिछले अगर ज्यादा नहीं तो 1-1.5 साल के एग्जाम के क्वेश्चन उठा लोगे, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का 90% आपके एग्जाम जो है उनके अंदर क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक, और तीसरा आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये 3-4 टॉपिक तो ऐसे हो चुके हैं जिनका ना बार बार आपका क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे लगातार कंटिन्यू हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, और एनवायरनमेंट के अंदर चेंज करते हुए हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करना पड़ रहा है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना, क्रॉप को ग्रो करवाना, एग्रीकल्चर करना। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसको आपका स्टडी करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आपकी एक टर्मिनोलॉजी आ चुकी है, दैट इज द फैलोइंग। फैलोइंग का मतलब क्या होता है? लैंड को फैलो छोड़ना, यानी कि खाली छोड़ना। और लैंड को खाली छोड़ने का मतलब क्या होता है? देखो, आप सब लोगों को पता है, आप किसी जॉब में है, कहीं प्राइवेट काम करते हैं, तो आप वीक के अंदर एक दिन आपकी छुट्टी होती है कि नहीं होती? आपको वीकेंड पे छुट्टी इसलिए मिलती है कि आप कम से कम उस दिन क्या कर सकें, रेस्ट कर सकें, और अगले दिन इफेक्टिवली क्या कर सकें, काम कर सकें। यही तो होता है। तो इसीलिए आपका लैंड जो है वो लगातार यूज होते होते उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो कहीं ना कहीं कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पर है आपका एक रेस्ट देते हैं, और वो रेस्ट हम क्या बोलते हैं उसको, लैंड को फैलो छोड़ना, लैंड को खाली छोड़ना। मतलब उस समय क्या करेंगे, लैंड को केवल ओपन कर देंगे, उसके अंदर टीलेज करके छोड़ देंगे। टीलेज करने का रीजन, और खासकर ये कब, किस सीजन में करते हैं, तो आप सब लोगों को पता होगा, ये हम सब लोग कब करते हैं, समर सीजन में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि समर सीजन के अंदर क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होगा उस समय फील्ड को अगर ओपन कर दिया गया, तो सब लोग जानते हैं कि उस समय फील्ड को ओपन करने से फायदा क्या होगा आपका, इसके अंदर ज्यादातर अगर देखा जाए तो टीलेज अगर कर दी जाएगी, फील्ड को ओपन कर दिया जाएगा, तो आपके जो फंगस के स्पोर हैं, बैक्टीरिया के स्पोर हैं, या फिर आपके वीड के सीड हैं, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उनको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका प्लोइंग करके इसको ओपन छोड़ते हैं। और इसी के लिए यहां पर एक वर्ड और भी यूज किया जाता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं आपका सोलराइजेशन। सुना है नहीं सुना इसके बारे में? सोलराइजेशन में क्या होता है कि सोलर मतलब आपका जो सनलाइट है, सनलाइट में आप लोग उसके ऊपर क्या करोगे, एक सीट को यूज करते हो, व्हाइट सीट। किसको यूज करते हो? आपका व्हाइट सीट को। और व्हाइट सीट को यूज करने से फायदा क्या होगा कि उसके अंदर आपका वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि ज्यादातर जब व्हाइट सीट को यूज किया जाएगा तो ऊपर से जब टेम्परेचर आएगा, तो ये टेम्परेचर क्या होगा, आपकी सोइल का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। सोइल का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपको भी पता है सोलराइजेशन का मतलब होता है कि सोलर हीट को यूज करके आपके फंगस के स्पोर को, वीड के आपके सीड को क्या करना, किल करना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर आपका यहां पर जो है सोलराइजेशन करने का काम करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई यस और नो, है ना? तो ये हमारा क्या रहा, आपका सोलराइजेशन। ठीक है, तो यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो सोलराइजेशन के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, व्हाइट आपका सीट को यूज किया जाता है। जो आपकी पॉलीथाइलिन सीट होती है वो कौन सी यूज की जाती है, व्हाइट। तो हमेशा याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे कि इसको व्हाइट को क्यों यूज करते हैं, मल्चिंग के लिए नहीं यूज करेंगे इसको, किसके लिए यूज करेंगे, आपका सोलराइजेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सनलाइट में एक्सपोज। अरे ये अमित शर्मा कौन है दूसरा मेरे भाई, या तो ऑन कर लो, वरना भाई चलो वेटिंग रूम में कर लो वेटिंग आप। देखो डियर, जो चीजें हैं फेयर हैं, क्योंकि आपको ही पता है बिना फीस के पढ़ाना पॉसिबल नहीं है ना। अगर जान अगर लगाई जा रही है तो डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि लिंक, चल भाई, भाई तू है तो भाई, है ना, भाई सभी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात बता देना, जो जॉब लग गया दूसरे भाई के लिए जॉब कौन छोड़ देगा? सगे भाई के लिए नहीं छोड़ोगे, ये भाई तो बात की बात है ना। तो लैंड को खाली छोड़ दिया, चले आगे। चलो भाई, हॉलम देखो, आपका क्या होता है, लैंड के अंदर आपके रेजिड्यू आ जाते हैं। लैंड के अंदर क्या आ जाते हैं, आपके रेजिड्यू। आप लोगों ने देखा होगा कि लैंड के अंदर जब रेजिड्यू आते हैं, है ना, तो उन रेजिड्यू को या तो हम लोग क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं सोइल के अंदर। लेकिन जो क्रॉप का रेजिड्यू है, ज्यादातर अगर हम देखें तो खासकर उस रेजिड्यू को ही
जब खासकर हम देखें पल्सेस क्रॉप को देखते हैं, या फिर नॉर्मली अगर जब भी हम क्रॉप के अंदर देखेंगे तो पल्सेस क्रॉप के अंदर या फिर जो ऑयलसीड क्रॉप होती है उनके अंदर रेजिड्यू बहुत कम बचता है, नाम मात्र होता है, बहुत रेयर होता है। लेकिन जैसे राइस है, इसमें रेजिड्यू काफी ज्यादा होता है, व्हीट में भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन जो पल्सेस है या फिर आपकी ऑयलसीड क्रॉप है, इनके अंदर रेजिड्यू बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। यस और नो? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस रेजिड्यू को वहां पर आपका क्या करते हैं, उसके फील्ड के ऊपर पड़ा होना, उसके फील्ड के अंदर अवेलेबल होना, उसको हम नाम देते हैं क्या? होलम। ठीक है, रेजिड्यू का ही दूसरा नाम क्या है आपका? होलम। ये देखिए आपके सामने है, ये कचरा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर एग्नोमिक टर्म्स में सबसे पहले एक वर्ड आ गया स्मोदर क्रॉप। जैसे आप मिक्स क्रॉपिंग के अंदर यूज कर रहे थे तो वहां पर एक वर्ड हमारा कई बार सुनने को दिख जाता है जिसको हम यूज करते हैं स्मोदर क्रॉप। स्मोदर का मतलब होता है किसी को स्प्रेस करना, किसी को दबा देना, किसी को, ठीक है। अब जब स्प्रेस करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि क्रॉप जो है फील्ड के अंदर प्लांट ग्रो हुए हुए हैं, एक ने दूसरे को पकड़ा, ये ले भाई चल अंदर, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है? स्प्रेस करने का मतलब यह है कि एक क्रॉप जल्दी ग्रो कर जाएगी और जिसकी वजह से वो पूरे सोइल को कवर कर लेगी, ऊपर से लाइट नहीं आने देगी, तो दूसरी क्रॉप ग्रो कहां से करेगी? क्योंकि उसको लाइट तो मिलनी जरूरी है ना, और लाइट नहीं मिली तो वो ग्रो नहीं करेगी। तो जो फास्ट ग्रोइंग क्रॉप होती है और जो लैंड को अच्छे से कवर कर लेती है, उन लोगों को हम, उन क्रॉप को हम क्या बोल देते हैं? स्मोदर क्रॉप बोल देते हैं। लेकिन बच्चे कंफ्यूज आते हैं दो नाम में, एक स्मोदर में, एक कवर क्रॉप में। देखो, कवर का मेनली मेजर होता है इरोजन को रोकने के लिए, स्मोदर का मतलब होता है वीड की ग्रोथ को स्प्रेस करने के लिए। स्मोदर का काम है वीड को रोकने के लिए, कवर का काम है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन है? पक्का? चलिए, तो ये हमारा क्या रहा? स्मोदर क्रॉप रहा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। ठीक है, ये यहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई है, पढ़ लेना एक बार। आप अगर जाकर पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना मैं कितनी देर रट्टे मरवाते रहूंगा आपको, है ना, उसका कोई फायदा। आप एग्जाम्पल के तौर पर जितना मर्जी ले लो, स्मोदर क्रॉप में ग्राउंडनट कवर क्रॉप का भी काम करती है, और ग्राउंडनट जो होती है वो स्मोदर क्रॉप भी होती है, क्योंकि ग्राउंडनट की ग्रोथ काफी अच्छी खासी हो जाती है। बरसीम की बात करेंगे तो वो भी आपकी कवर क्रॉप की फॉर्म में भी यूज होती है और आपकी स्मोदर क्रॉप की फॉर्म में भी यूज होती है। ठीक है, तो आपका मिलेट्स, कुछ जैसे फॉक्सटेल मिलेट्स है, तो फॉक्सटेल मिलेट काफी जल्दी ग्रो कर जाता है, तो उसको भी आप एज ए स्मोदर क्रॉप यूज कर सकते हो। उसको एज ए कवर क्रॉप तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन फॉक्सटेल मिलेट एज ए स्मोदर क्रॉप यूज हो सकती है, क्योंकि वीड की ग्रोथ क्या हो जाएगी? इससे स्प्रेस हो जाएगी। लेकिन आपका जैसे जो जल्दी ग्रो करती है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? आपका फास्ट ग्रो करने वाली क्रॉप को हम क्या बोल देते हैं? आपका स्मोदर क्रॉप बोल देते हैं, ताकि वो क्या करेंगी? जल्दी से ग्रो करके लैंड को वैसे कवर कर लेती हैं। लेकिन जो कवर क्रॉप होती है वो रूट से बाइंड करके रखती है सॉइल को। जैसे आपने बरसीम को देखा होगा, बरसीम को देखोगे कभी भी आप देखना कि बरसीम जो होती है उसको जब हार्वेस्ट करते हो तो उसके बाद फील्ड में बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है उसके अंदर टिलेज करना। कभी ऑब्जर्व किया है? अगर बरसीम की आप लोगों ने सोइंग की हुई है और बरसीम के फील्ड के अंदर आप क्या कर रहे हो? टिलेज कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना उस फील्ड में टिलेज जब करोगे तो हमेशा आपको दिक्कत आती है। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े, जैसे राइस के फील्ड में देखा होगा, राइस का जो रेजिड्यू होता है ना नीचे, वो काफी हार्ड होता है, तो उसी प्रकार से बरसीम का रेजिड्यू भी काफी आपका हार्ड होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट, नर्स बताया था नहीं बताया था कल? चलिए भाई, बता दिया तो अच्छी बात है। एलए क्रॉपिंग कल बताया था। ये देखिए, ये फील्ड की, सॉरी ट्री की एक रो है, ये ट्री की एक रो है, इसके बीच में स्पेस बच गया, इसमें आपका क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है, इसे आप लोग क्या बोलते हो? एलए क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये आपका देखिए अलग अलग रो लगाई हुई है, उनके बीच में क्या है? आपका क्रॉप है। याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट आपका आ गया कैच क्रॉप या कॉन्टिजेंट क्रॉप। इसका तीसरा नाम एक और लिख लेना, इन क्रॉप की डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जितने भी मैं बोल रहा हूं ना, ये बातें आपकी ऐसे ही नहीं उठाई गई हैं, ये नहीं कि केवल टाइम पास करने के लिए आपको यहाँ पर लेक्चर देना है और बता देना है। इनकी डेफिनेशंस आपके एग्जाम में आ चुकी है, किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, राजस्थान के अगर आप हैं तो राजस्थान एओ डब्ल्यू के एग्जाम्स में आप देख लोगे इसको। अगर राजस्थान के अंदर आप हैं तो एसीएफ के एग्जाम जो हुए हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा।
अगर आप लोग यूपी से हैं तो यूपी पीएससी या फिर आपके जो हाँ यूपीएससी के एग्जाम में भी आप देख लेना, इवन दो किसके एग्जाम में, यूपीएससी। ठीक है, कई लोग पता क्या बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन आ जाएगा क्या, आप इंडिया के अंदर सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कौन से को मानते हो, यूपीएससी तो है ना। आप एक काम करना, यूपीएससी के एग्जाम जो है ना, अभी सिलेबस हो जाने दो, ठीक है, आपका सिलेबस हो क्या जाने दो, 10-12 क्लास हो जाने दो मैक्सिमम, ज्यादा नहीं, ठीक है। 15 क्लासेस जिस दिन निकल जाए ना, उसके बाद यूपीएससी का पेपर उठा लेना जिसके अंदर एग्रीकल्चर एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, ठीक है, केवल 15 दिन के बाद। और ये देख लेना कि अभी तक जो करवाया गया है उसके अंदर कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। केवल 15 दिन की बात कर रहा हूं, पूरा सिलेबस तो बाद की बात है, 2 महीने के बाद अलग चीज है, ब्रीडिंग हम करेंगे नहीं वो अलग चीज है। उसके बावजूद आपको यहां पर आफ्टर 15 डेज, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन 35 से 40% क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे कि आपके कवर हो रहे हैं। अगर आप उनको थ्योरेटिकल लेवल पर, अपने सब्जेक्टिव लेवल पर उनको पढ़ लेते हो तो उसके बाद वो आप आंसर कर सकते हो आराम से। ये मैं कोई नंबर बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको यूपीएससी की कोचिंग दे रहा हूं। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि ये चीज है, एग्जाम कभी भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता, उस एग्जाम की अप्रोच डिफिकल्ट होती है। सिलेबस आपका यूपीएससी का भी वही है, एएफओ का भी वही है, नाबार्ड का भी वही है, ठीक है, और आपके कोई भी एग्जाम को उठा लो सभी का सेम है। अब एडीओ जो है ना, एडीओ का सिलेबस आप लोग देखोगे तो एएफओ से कम है, केवल इसमें एग्रोनॉमी आ रहा है और सोइल साइंस आ रहा है, इसके साथ कुछ जुड़े हुए सब्जेक्ट आ रहे हैं जो जैसे कि सीटेक हो गया आपका, जो है थोड़ा बहुत अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पैथो से, एंटो से वो क्वेश्चन आ जाएंगे जो इंसेक्ट और एंटोमोलॉजी की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर वगैरह से जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं वहां से आ जाएगा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर वगैरह से आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर अप्रोच आपकी सेम रहेगी जो कहीं ना कहीं बाकी एग्जाम की होती है। और डेफिनेटली ये आपका ग्रेड कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी वो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है जिसके अंदर आप लोगों को ग्रीन पेन मिलने वाला है। ग्रीन पेन का मतलब समझते हो, ग्रीन पेन ला के नहीं देंगे कि ये लो जी गवर्नमेंट की तरफ से आपको ग्रीन पेन दे दिया गया, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अटेस्टिंग की अथॉरिटी मिलती है इसमें। और जब गैजेटेड ऑफिसर आप हैं, और जब गैजेटेड ऑफिसर आप बन जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को सोच भी तो उसी प्रकार से क्रिएट करनी पड़ेगी। एग्जाम में आपसे नींद में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछेंगे, इनकी डेफिनेशंस दे दी जाएंगी। और डेफिनेशन ये नहीं कि आपको एक ही डेफिनेशन आ सकती है जो आपने यहां पढ़ी, एक क्वेश्चन की, एक आपकी टर्म की हजारों डेफिनेशंस बन सकती है, उसकी लैंग्वेज चेंज करते रहो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकता उसका। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी जो इजी चीज होती है उनको ये सोचते हैं यार या तो हमने किया हुआ ये, या हम लोग इसको कर लेंगे, इसी चक्कर में वो आपका इजी क्वेश्चन जो होता है वो बार बार गलत होता है। तो यूपीएससी का लेवल मैंने इसलिए बताया कि आपका वहां भी चीजें यही पूछी जाती है, लेकिन दिक्कत कहां है कि हम लोग एग्रीकल्चर वाले ज्यादातर उस लाइन में जाते कम इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो इंग्लिश वगैरह जो या तो स्ट्रॉन्ग, ना तो हमारी हिंदी होती है ना इंग्लिश होती है, कहीं ना कहीं या तो हिंदी से पूछा जाएगा या इंग्लिश से पूछा जाएगा, तो दोनों ही हमारे तो है ना धाराशाही होते हैं इसलिए। तो दूसरा, एग्रीकल्चर वाले यूपीएससी की अप्रोच थोड़ी सी कम करते हैं, क्यों, है ना, क्यों, क्योंकि क्या करना है यार, है ना, वहां तक पहुंचे कौन मेहनत करेगा, ये तो उन लोगों की बातें हैं जो मतलब पॉलिटी पार्टी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा आई थिंक सो अगले साल से। अभी तक आपके पास अच्छा खासा मौका था, ऐसा नहीं है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, अगले साल होगा तो पैटर्न चेंज होते ही बता दूंगा कि क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसको अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है, वो चीज़ें पता होती है डेफिनेटली, जैसे ही पैटर्न चेंज आएगा, नया कुछ आएगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन चेंज होने वाला है इतना कंफर्म है, यूपीएससी का पैटर्न पूरा चेंज होने वाला है। कुछ नई चीज़ें आई थिंक सो ऐड ऑन कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के अंदर कुछ ना कुछ आपका ऐड कर दिया जाएगा, या तो सब्जेक्ट वगैरह ऐड करेंगे या कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो भी आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है अगर आप लोग एडीओ बन जाते हैं तो, ठीक है। ये तब की बात है जब एडीओ बन जाते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, सोच रख सकते हैं, नॉट ए बिग डील, लेकिन एडीओ बनने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है, क्योंकि जितने भी एडीओ लगे हुए ना, और जिनको मैं जानता हूं खासकर पंजाब में काफी हैं, तो वो लोग एक ही बोलते हैं, अब उनको फोन कर लो कि यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, बस मन बुलाओ ना, है ना, समझाएगी क्यों, क्योंकि यूपीएससी यार ऐसे बहुत पंगे है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाते हैं, अब तो बस पीसीएस क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, क्यों, क्योंकि सोच वो बन चुकी है, माइंड वो बन चुका है, जब तक ये क्लियर नहीं किया होता आपको बस एडीओ बन के राज करना है, वापिस आ जाओ, सपने बाद में देखेंगे।
क्या बोला? कैच क्रॉप, कॉन्टिजेंट क्रॉप या फिर आपका इमरजेंसी क्रॉप। ठीक है, इसके अंदर जब इस वर्ड को यूज करते हैं तो इमरजेंसी जैसे ही वर्ड आएगा वैसे ही हमें समझ में आ जाना चाहिए। कैसे? जैसे आप लोगों को पता है कैच क्रॉप, कैच की जब कहानी की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा फील्ड के अंदर सचिन ने क्या किया? शॉट लगाया। अगर कैच ले लिया तो वो आउट होगा या नॉट आउट होगा? आउट हो जाएगा। अगर कैच ले लिया तो वो आउट हो जाएगा, लेकिन नो बॉल है तो, है ना, नॉट आउट, है ना। फ्री हिट, तो फ्री हिट नहीं देनी है, हमने यहां पर नो बॉल का ऑप्शन ही नहीं दिया, हमने यहां पर ऑप्शन क्या रखा है? बॉल सही है। तो अब कैच लेने के बाद क्या होगा? आउट हो जाएगा। बाउंड्री से बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, बस बात इतनी है ना। अगर बाउंड्री से बाहर चला गया तो फिर तो फायदा है क्या? फिर तो या तो सिक्सर है ना, डेफिनेटली। अगर ज्यादा दिक्कत है तो अगर बम्पर खा के गई है तो बॉल आपकी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? आपका चौका हो जाएगा ना। चलिए, अब अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होने वाला है? आपका कैच ले लिया गया है तो फील्डर क्या हो गया? आउट हो गया। एक बात बताइए, आपके 2020 मैच की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा मैच नहीं ले रहे हमने। कितना बड़ा मैच ले लिया? 2020 ओवर का। एक प्लेयर आया था, टाइम आपके पास कितना है? 20 ओवर का। तो 20 ओवर में से आपके उसने कितने ओवर खेल लिए? एक ओवर खेल लिया। बचे कितने? 19 बचे कि नहीं बचे? अब जो प्लेयर आएगा क्या उसको कभी भी 20 ओवर मिल सकते हैं? नो, उसके पास टाइम क्या रहेगा? हमेशा 19 ओवर का ही रहेगा। यस और नो? अरे 19 ओवर का रहेगा कि नहीं रहेगा? तो डेफिनेटली यहां पर जो आगे आने वाला प्लेयर है उसको आना ही पड़ेगा। अगर एक बात तो, ये प्लेयर यहां पर आपका 19 ओवर तक खेला तो एक ओवर के लिए अगला जो आपका प्लेयर है वो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी कि टाइम चाहे कितना ही बचे, प्लेयर वहां पर दूसरा आएगा। और वो टाइम हमेशा कम बचेगा, ज्यादा बचेगा? कम बचेगा। तो डेफिनेटली इसी प्रकार से फील्ड के अंदर क्या हो जाता है? आपकी क्रॉप के लिए टाइम होता है 3 से 4 महीने का। और 3 से 4 महीने के बीच में क्या होता है? गलती से भी ये क्रॉप आपकी आउट हो जाए, कैच ले लिया जाए, और एक कैच कौन कौन ले सकता है? या तो इंसेक्ट ले लेगा, या डिजीज ले लेगा, या आपका वेदर ले लेगा, एबनॉर्मलिटीज ले लेंगी। अगर इन तीनों की वजह से ये कैच ले लिया गया, आपकी क्रॉप आउट हो गई, तो डेफिनेटली दूसरी क्रॉप को आना पड़ेगा। और उसके पास टाइम पीरियड क्या होगा? समय कम होगा। अगर समय कम है और उस ड्यूरेशन में कोई क्रॉप आपकी आ रही है, दैट विल बी नोन एज कैच क्रॉप, कॉन्टिजेंट क्रॉप एंड इमरजेंसी क्रॉप। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है? कोई समस्या है? क्या रट्टा मारोगे इसका? भगवान की दया से मत मारना, ठीक है। कम से कम क्रिकेट तो जानते ही होंगे, ये तो नस नस में बच चुकी होगी अब तक तो। है? क्या? अरे क्या बोल रहे हो? अच्छा, फुटबॉल खेल ले, चल कोई बात नहीं, उसमें फाउल कर ले अपने आप को, बात एक ही है, कोई दूसरा तो आ ही जाएगा वहां पर। चलिए, यहां पर क्या हुआ? आपका कैच ले लिया गया और क्रॉप आपकी आ गई। डेफिनेटली क्रॉप की आपकी कैच क्रॉप, कॉन्टिजेंट क्रॉप जब भी आएगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए टाइम पीरियड कम है, यानी कि उस क्रॉप का ड्यूरेशन कैसा होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है। और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर सबसे आपका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर है मूंग। अगर सबसे बेस्ट ब्रेक क्रॉप का भी नाम आ जाए तो भी क्या नाम आएगा? अब बोलोगे सर ब्रेक क्रॉप क्या होती है भाई? ये क्रॉप आपने सुनी है कभी? चलो, जब ब्रेक की बात आती है तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? आपके अकॉर्डिंग ब्रेक कुछ भी हो सकता है, तोड़ना, टूटना, लेकिन देखो वो चीजें हैं अलग। यहां पर ब्रेक का मतलब क्या है? आपका तोड़ना ही है, लेकिन किस चीज को तोड़ना है ये हम देखते हैं। आप लोगों ने क्या किया था? 4 साल का बीएससी एजी किया था, यस और नो? 4 साल का बीएससी एजी किया, चलो एमएससी भी होंगे एक आधे। आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, आपको थोड़ी सी अकल आ गई, प्रैक्टिकल लेवल पर तो नहीं होगी, लेकिन आपके जो टीचर्स हैं वो आपको समझाते रहे, भाई ये काम करो, ऐसा है, लगातार कंटिन्यू क्लाइमेट खराब हो रहा है, राइस को ग्रो करवाना क्या कर दो? बंद कर दो। अगर नहीं किया तो आने वाली आपकी जनरेशन आपको क्या करेंगी? गाड़ियां निकालेंगे। अब आप लोग ग्रेजुएशन करके घर नए नए गए हो, है ना, जाते ही पापा हैं बेचारे लगातार कंटिन्यू ग्रो करवा रहे हैं राइस को, आप बोले कि नहीं, इस बार हमने क्या करना है? आपकी क्रॉप को ग्रो नहीं करवाना,
हम कोई ना कोई नई क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। किस लिए? क्योंकि एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, सोइल क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है। आप लोगों ने कोई भी ऐसी क्रॉप जो पिछले कई सालों में ग्रो नहीं करवाई गई, आपने उसको क्या करवा दिया, ग्रो करवा दिया। अगर सही हो गई तो आपका सीजन ब्रेक, आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न था, क्रॉपिंग सिस्टम था, वो चेंज हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। अगर क्रॉप सही नहीं हुई तो फिर आप ब्रेक हो जाओगे। दोनों ही केस में वो ब्रेक है, इसलिए उसका नाम क्या दे रहे हो आप लोग? अब बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई कहानी? यानी कि आपका ऐसी क्रॉप को ग्रो करवाना जो पिछले आपके कई सालों में वहां पर रोटेशन में नहीं थी, उस नई क्रॉप को इंट्रोड्यूस करवाना, वो आपका क्या होता है, ब्रेक क्रॉप होता है। ज्यादातर हरियाणा पंजाब में हमने एक हमारे इंडिया में हमने बोला था कि कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम यूज होता है, राइस और वीट का। तो डेफिनेटली यहां पर सीरियल क्रॉप तो नाम नहीं आएगा, इसीलिए ज्यादातर जो ब्रेक क्रॉप की फॉर्म में यूज की जाती है, या तो पल्सेस को यूज करते हो या ऑयल सीड को यूज करते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई लोग बोल देते हैं कि सर केवल पल्सेस और ऑयल सीड ही आपकी ब्रेक क्रॉप होंगी। डेफिनेटली यही होंगी, क्योंकि रीजन हमारा ये है कि हमारे पास सीरियल्स को हम ऑलरेडी ग्रो करवा रहे हैं, पल्सेस और ऑयल सीड को हम डेफिनेटली भूल चुके हैं। आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं, देखो एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं। आप लोगों को पता होगा इंडिया जो है वो आपका सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल्स को इंपोर्ट करने वाला कंट्री है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। और वेजिटेबल ऑयल का अगर आप प्राइस देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 180 220 इतना आपका प्राइस जाता है। प्रेजेंट टाइम में मस्टर्ड ऑयल भी उतना ही पहुंच चुका है। अगर मस्टर्ड ऑयल को कोई यूज करता है तो आप लोग क्या बोलते हो कि ये तो गरीब आदमी है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपका जो मस्टर्ड ऑयल है दैट इज बेटर देन योर रिफाइंड ऑयल, है ना। अगर आप लोग, क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं काफी लोग जो समझदार हो चुके हैं, उन लोगों ने तो आपका रिफाइंड को यूज करना बंद कर दिया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि यार हमारी मजबूरी है और खाएं क्या, मस्टर्ड ऑयल में स्मेल आती है। आप लोगों के पास ऑप्शन काफी है। डेफिनेटली ओलिव को मैं वर्ड को यूज करूंगा तो काफी महंगा आ जाएगा, फिर तो आपको थोड़ा सा डबल रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन मस्टर्ड भी तो रिफाइंड आपका आता है ना अच्छे से, आजकल प्योर मस्टर्ड आता है, नहीं आता कहीं ना कहीं, तो वो आपका उसके अंदर स्मेल वगैरह भी बहुत कहीं ना कहीं कम आती है, उनको आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मस्टर्ड प्योर यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो स्मेल एक बार आ रही है, धीरे धीरे वो आपके ट्रेडिशन में यूज हो सकती है, बट दैट इज द बेटर देन 100% बेटर देन दीज रिफाइंड ऑयल। वो सबसे ज्यादा हेल्थ के लिए आपका नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम सुना है क्या? क्या होता है ये? फूफा, बस है, फूफा फूफा। हाँ जी, फूफा अच्छा होता है कि बुरा होता है? फूफा नहीं पूछ रहा हूं फूफा, कई लोग फूफा ले गए होंगे। ठीक है भाई, अच्छा ही होता है। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हेल्थ के लिए सही होता है। और कहीं ना कहीं पूफा अगर देखा जाए तो सनफ्लावर ऑयल वगैरह जो होते हैं इनमें भी क्या है, काफी ज्यादा होता है। और इन्हीं को आप हार्ट पेशेंट के लिए यूज करते हो नहीं करते हो भाई? तो इनको यूज किया जा सकता है। तो डेफिनेटली उसके अंदर आपका ये कम होता है, और जो बेड फेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। ट्रांस फैट का नाम सुना है? उसमें ट्रांस फैट काफी ज्यादा होती है। और ट्रांस फैट, चलो मेरे जैसे लोग तो क्या बोलेंगे इन बातों को, है ना। लेकिन डेफिनेटली लगातार कंटिन्यू मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं, और वेट जो होता है वो काफ़ी हेवी होता जा रहा है ना। और उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव रीज़न ये भी है। तो प्लीज़ इसको आप लोग डोंट वरी, मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और ना ही देश बचाओ स्वदेशी बचाओ ऐसे, है ना। लेकिन इतना है कि अपने हेल्थ को जरूर इंप्रूव करो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक क्रॉप समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? है ना। तो ब्रेक क्रॉप को ऑयल सीड और पल्सेस सीड क्यों बोलते हैं, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रीजन समझ में आ गया? आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं? चलिए भाई, धन्यवाद। तो कैच क्रॉप, कॉन्टिजेंट क्रॉप, इमरजेंसी क्रॉप समझ में आ गई कि नहीं आ गई? शुक्र है आ गई। तो ये आपकी वो क्रॉप है जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, जिनको आप यूज कर सकते हो। अनियन अप्रोक्सीमेटली 1 महीने 2 महीने में रेडी हो जाता है। आप लोग बोलो सर 1 महीने में? अनियन का आपका ग्रीन अनियन आप लोगों ने यूज किया होगा, है ना। वो भी काफ़ी आपकी मार्केट के अंदर यूज होता है, और उसका अगर आप देखोगे तो प्रोसेसिंग के बाद उसका यूज भी किया जाता है। ठीक है,
तो 1 मंथ भी आपका अनियन के लिए काफ़ी होता है अगर उसको एज ए ग्रीन आपका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उस समय उसका बल्ब काफ़ी छोटा सा होता है और ऊपर से वो काफ़ी जो है कच्चा होता है और उसको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। गाँव में तो यूज़ काफ़ी लोग करते हैं। उसी प्रकार से कोरिएंडर भी, आपका कोरिएंडर का अगर आप लोग सीड को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो काफ़ी लंबा टाइम ले लेगा, लेकिन कोरिएंडर को अगर आप कच्चा यूज़ करते हो तो 1 मंथ में आपका अप्रोक्सीमेटली यूज़ कर सकते हो, है ना। क्या, जस्ट एक सर्च करना, आपको गूगल पे मिल जाएगा राइस बीन क्या है, समझ में आ गया। अब मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा होता है, तो क्या बताऊं, है ना, जस्ट सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिले तो फिर मैं बैठा हूं, कि ये हर क्लास में ऑप्शन एक क्वेश्चन होता है कि सर राइस बीन क्या है, तो मेरे को या तो लगता है इसको हटाना ही पड़ेगा या इसकी फोटो साथ में लगानी पड़ेगी, बेटर वो ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। तो कवर क्रॉप क्या है, कवर क्रॉप आपका अभी बताया था कि नहीं बताया था, शुक्र है बता दिया। तो ये रही कवर क्रॉप जो मैं बोल रहा था कि ये लैंड को क्या कर रही है, रूट को क्या कर रही है, बाउंड करने का काम कर रही है, इरोजन को ये क्या करेगा, कम करने का काम करेगा, ठीक है। चलिए, ये जस्ट इमेज है, नथिंग एल्स, है ना। सोड या ट्रफ क्रॉप, ये कुछ नहीं होती यार, सोड या ट्रफ क्रॉप आप लोगों ने देखा होगा, ये गोल्फ के मैदान देखे हैं सभी लोगों ने, है ना, इनके यानी कि जो मेनली घास जो लगा होता है, और ये कोई सोड या ट्रफ क्रॉप कोई क्रॉप नहीं है, ये एक्चुअल में जो ग्रास आपके होते हैं ना, यस और नो, है ना, उनको ही आपका यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सोड या ट्रफ क्रॉप। देख लीजिए जितने भी नाम लिखे हैं सारे वही है, मार्वल ग्रास है या साइनेडोन डेक्टिलॉन, दूब ग्रास जिसे आप बोल देते हो, ठीक है। ये रही भाई, इसको यूज जो किया जाता है ये हमारा सोड या ट्रफ के नाम से जाना जाता है, ट्रफ ग्रास आपने सुना होगा, है ना, तो वो यही होता है भाई, और कुछ नहीं है। ट्रैप क्रॉप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी एग्जाम में भी आ रहा है, और हम जब ये जो क्रॉप पढ़ेंगे तब इनके अंदर जानेंगे भी कि किसके अंदर कौन सी ट्रैप क्रॉप को यूज़ भी करते हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप में अलग अलग ट्रैप क्रॉप को यूज़ किया जाता है, तो उस समय हम जान लेंगे अच्छे से। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कहानी क्या होती है इसकी, ठीक है। देखो, ट्रैप का मतलब क्या होता है, जाल होता है, सब लोग जानते हो इस चीज़ को। तो जाल यहाँ पर क्रॉप के केस में कैसे बिछाया जा सकता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोग अगर हम देखें यहाँ पर, तो प्रेजेंट टाइम में क्या किया जा रहा है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पॉलिटिशियन बोलते हैं आपको एक नई नई स्कीम बोलते हैं कि ये स्कीम लेके आएंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, फ्री में खाना दे देंगे, फ्री में फूड दे देंगे, फ्री में 15 लाख रुपए दे देंगे, आपके अकाउंट में डाल देंगे। अब आप लोग क्या सोचते हो गया कल्याण, वोट दे दो, है ना। तो आप लोग उस केस के अंदर उस लालच में आ गए और ट्रैप में आ गए, और आपने क्या कर दिया, अपना वोट वहां दे दिया। अब 15 लाख आ ही रहे हैं, आगे होंगे, आगे क्या, आधे दे देना यार। चलो नहीं करेंगे भाई। क्या, आगे अगर देखो ऐसा है कि कोई भी भगतजन मत बोलना, बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि देखो ये क्लास है और क्लास के अंदर थोड़ा बहुत ये चीजें चलती रहती है। और मैं फिर बोलता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में मत पड़ो, अपने खुद का थोड़ा सा स्टैंड अप कर लो, बाद में ये होता रहेगा, ठीक है। और जिसको ये समस्याएं ज्यादा हो, है ना, कई बार हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्लास में मिल जाते हैं, भगतजन भी मिल जाते हैं, तो किसी भी पार्टी से बिलोंग करो, हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता, आप कुछ मर्जी बोल लो, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप कुछ मर्जी करो, है ना, आपका पार्टी कुछ मर्जी करे, हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा नहीं करे हुए तो डेफिनेटली आपके खिलाफ भी बोला जाएगा, और आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में बोला जाएगा। आज इतने लोग आपके अगेंस्ट में है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, आप इतने सही नहीं हो, दूध के दूल्हे नहीं हो, है ना। राम मंदिर बना दिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया आपने, अगर ठीक है, लेकिन उसके बाद पुलवामा हमला भी तो आपने ही करवाया, है ना। तो ये चीजें हैं। अब ये मत बोलना प्रूफ कहां से देंगे, प्रूफ वगैरह किसी चीज का प्रूफ, अगर प्रूफ इतना ही अच्छा है तो किसान जो आंदोलन पे बैठे हैं वो अच्छा नहीं है, डेफिनेटली उसका प्रूफ दे दो। तो ये चीजें हैं, डेफिनेटली गलत है, तो उस चीज में नहीं आना है हमें। लेकिन वापस आते हैं किसके ऊपर, ट्रैप क्रॉप। तो जैसे क्या हुआ कि ट्रैप की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्रॉप के केस में ट्रैप कैसे हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ केमिकल एग्जीक्यूट होते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं, और वो केमिकल जब रिलीज होते हैं तो वो हार्मफुल होते हैं कुछ इंसेक्ट के लिए और कुछ पैथोजन्स के लिए, जिससे क्या होगा कि वो पैथोजन या वो इंसेक्ट उस क्रॉप के पास में ही नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, मेन क्रॉप के आसपास में उन क्रॉप को ग्रो करवा देते हैं, जिससे क्या होगा, आपका इंसेक्ट जो होगा वो सोचेगा यार ये क्रॉप लगी हुई है तो हमें नहीं आना चाहिए यहाँ पर, तो वो रिपेल हो जाता है, वो दूर चला जाता है। दूसरा,
क्या हो सकता है, आपका कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई क्रॉप जो होती हैं वो इंसेक्ट को जल्दी ससेप्टिबल होती हैं। जैसे मान के चलिए कई लोग क्या होते हैं, जैसे ही सर्दियां आनी स्टार्ट हो गई उनको जुकाम या कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें पता लग जाएगा कि वायरस आ चुका है। अब उन लोगों को क्या कर दो, रिमूव करना स्टार्ट कर दो। तो अगर उन लोगों को रिमूव कर दिया तो बाकी लोग बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ ससेप्टिबल क्रॉप आप बीच में ग्रो करवा देते हो, और जैसे ही डिजीज या इंसेक्ट अटैक करता है आप लोग उन प्लांट को रिमूव कर दोगे और फील्ड के अंदर आप स्प्रे कर दोगे किसकी, केमिकल्स की। जिससे क्या होगा, डिजीज आने से पहले ही, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ETL लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, तो वो हमें पता लग जाएगा। और ETL लेवल यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का जैसे ही हमें पता चला, हम तुरंत उसके ऊपर क्या कर देते हैं, केमिकल्स की स्प्रे कर देते हैं। और केमिकल्स की स्प्रे करने को ही हम लोग कहीं ना कहीं यहां पर क्या बोल रहे हैं, आपका जो है सॉरी ट्रैप क्रॉप को यूज कर लिया गया, क्योंकि ससेप्टिबल क्रॉप को ग्रो करवा दिया। अब दूसरा क्या होता है, कुछ क्रॉप आपकी कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो आपके मेल इंसेक्ट होते हैं वो उनकी तरफ, जैसे आपने नाम सुना होगा फिरोमोन ट्रैप का नाम, आजकल जो 4th जनरेशन के इंसेक्टिसाइड्स हैं उनके अंदर इसका नाम भी आता है, जिसके अंदर क्या होता है, फेरोमोन ट्रैप क्या होते हैं, ये मेल इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आपका इंसेक्ट को रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। मेल यहां पर इकट्ठे कर लिए गए, यहां पर आपके पकड़ लिए गए हैं, उनको मार दिया गया है, तो क्या रिप्रोडक्शन हो पाएगा, क्या मैटिंग हो पाएगी, और मैटिंग नहीं होगी तो क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो पाएगी, नो। तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो टाइप ऑफ कंट्रोल। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रैप वर्ड आया है वो यहीं से आपका रिलीज हो रहा है। और इसी प्रकार से कुछ क्रॉप आपके मेल इंसेक्ट को अगर इन्होंने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके बाकी जो फीमेल्स हैं वहां पर नहीं आ पाएंगे, और उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे वगैरह यूज करके उनको किल कर सकते हैं। सो दैट विल बी आल्सो ए आपका कंट्रोल का पार्ट होगा। अब यहां पर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मैरीगोल्ड को ज्यादातर आप लोग यूज करते हो। किसको यूज करते हो, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड क्या होता है, गेंदे का फूल सुना है सब लोगों ने, अरे भाई सुना है कि नहीं सुना। तो मैरीगोल्ड जो है वो आपका एक ऐसी क्रॉप है जो कहीं ना कहीं नेमाटोड जो होते हैं उनको क्या करती है, ये अपने तरफ से रिपेल करती है। इनके अंदर केमिकल रिलीज होता है इनकी रूट में, और वो केमिकल जो है वो नेमाटोड्स को, नेमाटोड्स का नाम सुना है, जैसे आपके फंगस होती है, बैक्टीरिया होते हैं, उसी प्रकार से नेमाटोड्स भी होते हैं। नेमाटोड अगर अटैक कर दे तो रूट के अंदर क्या बन जाते हैं, नोड्यूल से बन जाते हैं आपके। वो नोड्यूल आपके लेग्यूमिनस क्रॉप के जैसे नहीं होते, ये पिंक कलर के होते हैं थोड़े से, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ये नोड्यूल जो है वो आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो आराम से, नॉट ए बिग डील, जब आपकी क्रॉप के अंदर अगर अटैक कर जाए तो, ठीक है। तो वो आपके क्या होते हैं, ये आपका नेमाटोड को रिपेल करेगी ये क्रॉप। इसीलिए आप इनको टोमेटो या फिर जो जिन क्रॉप में नेमाटोड का अटैक ज्यादा होता है उनके अराउंड में आप इनको लगा सकते हो, या इन बिटवीन रो के बीच में लगा सकते हो, जिससे क्या होगा, उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। कौन है, आपका नेमाटोड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अरे भाई यस और नो। जैसे ये लगाया हुआ मैरीगोल्ड। अगला आपका कैश क्रॉप। कैश क्रॉप बताया था कि नहीं बताया था, अरे भाई यस और नो। कैश क्रॉप में क्या होता है, जिससे हमें पैसा मिलता है, नहीं मिलता, मिलता है, जिसके लिए हमारा क्या होता है, 100% मार्केटेबल सरप्लस होता है। यानी कि मार्केट में जिसको 100% हम सेल आउट करते हैं, घर में जिसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, हमें प्रोसेसिंग के लिए उसको कहां भेजना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को भेजना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज में यूज करना पड़ेगा। जैसे शुगर केन से अगर चीनी बनानी है तो डेफिनेटली उसे इंडस्ट्रीज में भेजना पड़ेगा। कॉटन से अगर क्लॉथ बनाना है तो डेफिनेटली हमें उसको इंडस्ट्रीज में भेजना पड़ेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे भाई यस और नो। चलिए ये हुआ। अब आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास के अंदर आपको करके क्या आना है, ठीक है। माने तो रिक्वेस्ट है, नहीं माने तो भूल जाना कि मैंने कुछ बोला था। आपका जो ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा हूं सबसे पहले, ऑफलाइन वालों को तो नोट्स मिल चुके होंगे, नहीं मिले होंगे तो इनको देके भेजूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास अभी नोट्स आए नहीं है, आने में 2-4 दिन 5 दिन लग जाएंगे, तो इससे बेटर है कि अभी आपका स्टडी तो कम से कम होना चाहिए ना। तो नोट्स टू स्टडी आपका एक फोल्डर होगा, आपके स्टडी मटेरियल के अंदर क्या होगा, एग्रोनॉमी के अंदर नोट्स टू स्टडी के नाम से एक फोल्डर होगा। उस फोल्डर में आपका बेसिक एग्रीकल्चर के नाम से, किसके नाम से है, बेसिक एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी के नाम से वहां पर नोट्स होंगे विद या एडेड विद टर्मिनोलॉजी, इसके नाम से। आप जब इनको ओपन करोगे तो पहले आपके आई थिंक सो कितने पेज हैं, देखना एक बार भाई, टोटल कितने, 40।
अगर 40 है तो 20 याद कर लेना, 36 है तो 18 याद कर लेना, 50 है तो 25 याद कर लेना। भाई 20 ही है मेरे हिसाब से, 40 है वहां पर, और 40 है तो डेफिनेटली 20 पेज तो पढ़ ही सकते हो, 20 पेजेस को तो पढ़ सकते हो। अब देखो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया जिन्होंने अभी तक जो टेस्ट था वो नहीं दिया था, जिन्होंने अभी तक आपकी क्रॉप क्लासिफिकेशन के अंदर जो इनिशियल पोर्शन करवाया गया है उसको नहीं पढ़ा है। उन लोगों को भाई वही बात है, 20 पेज अभी इनको दिया गया है, ये टारगेट तो रुकेगा नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आज की रात सोना नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो आपका टारगेट पूरा होना चाहिए। टारगेट आपके लिए भी सेम रहेगा, उनके लिए भी सेम रहेगा, लेकिन आप अपना टारगेट पूरा करके सोएं, दैट विल बी ए गुड थिंग, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ सकता है। जैसे ही आया तो फिर आपका